Yes, good evening to all of you friends. We'll start the class at 9 p.m. Few more seconds. Alright friends, so it is 9 p.m. Mobile will start this class. My first question is, can you see me, can you hear me, क्या मुझे देख सकते हैं, सुन सकते हैं? तूफान, प्रणय, प्रशील, हेमंत, कृषु, रोहन, अकबर, किशोर, अनंत, दांस, रिजस, वी मूव फॉरवर्ड। 2% लोग बोल रहे नहीं देख सकते तो अपने कीबोर्ड पर कंट्रोलर या कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करो, क्रोम ब्राउजर यूज करो, एड ऑन डिसेबल करो, इनकॉग्निटो मोड में लॉगिन करो, होपफुली इट विल वर्क। क्लास में डाउट है नोट पेन से लिख दो, क्लास खत्म होने के बाद गूगल फॉर्म से पूछ लीजिए जिसका लिंक चैट बॉक्स के अंदर फर्स्ट लिंक है, और फिर वेडनेसडे एक पीडीएफ फाइल बनाकर मैं उसके जवाब अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आज रविवार है, संडे 5 तारीख है एंड वी हैव क्लास। कल 6 नवंबर मंडे तब भी वी हैव क्लास, क्योंकि कुछ टॉपिक्स जो हमारे हैंडआउट में एक्सट्रैक्ट हुए तो वो सब कवर करते करते कल तक उसको खींचना पड़ेगा। क्योंकि अब समझो अगर मैं आज के बाद सीधा हम लोग थर्सडे मिलेंगे तो बहुत सारी चीजें आपके दिमाग से उड़ गई होगी, तो मुझे वापस रिकैप करने में और ज्यादा टाइम जाएगा। तो बेटर कि कल वापस मिलते हैं और उसको खत्म कर देंगे। हालांकि कल की जो क्लास है वो 10:30 बजे रात को है, अराउंड 1 एक सवा घंटा का ही वो काम बाकी है, तो कल मिलते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट वीक होगा 9th मतलब मेरे ख्याल से गुरुवार, तब सुबह 10 बजे क्लास है। उसका कारण ये कि समझो वो त्योहार के दिन है तो फिर रात को क्लास करेंगे तो ऑडियो में कुछ इशू नहीं आए, तो इसलिए मेरे एंड पे आपके एंड पे तो बेटर कि उसको सुबह करेंगे, तो वो थोड़ा एक्सेप्शन है। बाकी तो हम रात को 9 बजे मिलते हैं। कल तक हमने जो पढ़ा था उसके भी पीवाईक्यू देखते हैं, पर वो 5-5 मिनट के ब्रेक में देखेंगे। तो अभी सीधा हम आगे की पढ़ाई चालू करते हैं। पिलर 3 इंपोर्ट एक्सपोर्ट एफडीआई खत्म। 3B बैलेंस ऑफ पेमेंट करेंसी एक्सचेंज वगैरह जो आज समझना है उसका हैंडआउट भी मैं अपलोड कर चुका हूं। आने के मिलाने कम्युनिटी ऐप में जाओ, मेरा प्रोफाइल फॉलो करो, मिल जाएगा। दूसरी बात मित्रों, ये यूपीएससी का हार्डकोर कोचिंग क्लास है, आपका सवाल नहीं है। मैं देखता हूं कुछ लोग क्या करते हैं, रोज क्लास में नहीं आते, फिर आज संडे है तो अच्छा कॉलेज में छुट्टी है, ऑफिस में छुट्टी है, तो जेब में हाथ डाल के और ये पैर लंबे करके देख लेते हैं सवाल हुआ है। फिर उनको समझ नहीं आता कि बात क्या चले, फिर चैट बॉक्स में दूसरों को परेशान करते रहते हैं कि चाहिए ऐसा क्यों है, ये पैसा क्यों है, फला क्यों डीम कर। तो भाई पहले खत्म करके आओ ना जो पढ़ा था, ये सीक्वेंस में चल रहा है। कल हमने करेंसी एक्सचेंज रेट के डायनामिक्स समझे थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में किसको अच्छा लगता है बुरा लगता है, जब करेंसी एक्सचेंज चेंज वो नहीं समझ है आपको तो आज कुछ समझ नहीं आने वाला। तो मेक श्योर कि पहले लेक्चर आप कंप्लीट किए हैं, उसके बाद आप इधर बैठो, अदरवाइज प्लीज डोंट कम। खुद पे भी रहम करो और चैट बॉक्स में बाकी लोगों पे भी रहम करो आप। दूसरी चीज, कुछ लोगों का अगर फिर भी दिमाग में नहीं उतरे आज, तो हाथ से लिख के आप तैयार करो, क्योंकि बहुत सारी पॉइंट ए टू पॉइंट बी ऐसी सब बात होगी कि डॉलर ऐसा हुआ अभी तो इंपोर्टर को ये करना है वो करना वगैरह। क्या तो बैलेंस ऑफ पेमेंट करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट में समझा था। करंट अकाउंट में यूजुअली डेफिसिट होती है, कैपिटल अकाउंट में यूजुअली सरप्लस होता है। फिर हमने ये भी समझा था कि डॉलर का सप्लाई जब कम हो जाता है इंडिया के मार्केट में तो डॉलर स्ट्रांग हो जाता है, महंगा हो जाता है। और जब भी डॉलर स्ट्रांग हो जाता है कि सपोज 60 रुपये की जगह 80 रुपये करो तब जाके $1 मिले, तो हम कहें कि डॉलर स्ट्रांग हो गया, या ये भी बोल सकते हैं कि रुपया वीक हो गया। उसमें इस तरफ देखो हैप्पी स्माइली हैप्पी स्माइली। इंडियन एक्सपोर्टर को बहुत मजा आ जाता है, वो क्यों आता है वो कल देख लिया था, वो आधा घंटे की बात है तो देख के आओ, फिर आज का क्लास देखो। लेकिन इंडियन इंपोर्टर को मजा नहीं आएगा क्योंकि उसको पहले से ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा इंपोर्ट के वक्त। ऑन दी अदर हैंड, अगर डॉलर की वैल्यू 60 रुपये की जगह 40 हो जाए तो अगर डॉलर वीक हो गया और रुपया स्ट्रांग हो गया तो इंडियन एक्सपोर्टर को मजा नहीं आएगा, क्योंकि जो फॉरेनर्स हैं वो इसका माल नहीं लेंगे, वो कहीं और चले जाएंगे, जहां श्रीलंका इथियोपिया, जहां उनको ज्यादा क्वांटिटी में चाय खरीद सकते हो। तब इंडियन इंपोर्टर को मजा आ जाएगा क्योंकि उसको बाहर से लैपटॉप इंपोर्ट करना है तो सस्ते मिल जाएगा, पहले 60 रुपये देने पड़ते, अभी 40 देने पड़ते। ये सब माल क्या है वो कल रात के लेक्चर में सब देखा है, वो खत्म करके आओ। हमने ये भी देखा था कि करेंसी एक्सचेंज में कोई भी ऐसा एक पॉइंट नहीं हो सकता कि जहां इसका भी हैप्पी स्माइली हो और इसका भी साइमल्टेनियसली हैप्पी स्माइली हो। यहाँ पर देखो इसका हैप्पी स्माइली है तो इंपोर्टर नाराज है, इधर एक्सपोर्टर नाराज है तो इंपोर्टर खुश है। सो देयर इज नो सिंगल पॉइंट लाइक दैट। हाउएवर आरबीआई की रिस्पांसिबिलिटी क्या है कि करेंसी एक्सचेंज रेट में बहुत ज्यादा अस्थिरता नहीं होनी चाहिए। हर साल 1-2 रुपया अगर चेंज होता है नो प्रॉब्लम, फिर अचानक से 10 रुपया चेंज हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि जो भी बिजनेसमैन है उनको अपना जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट, रॉ मटेरियल, बैंकों से लोन लिया है, सामने कस्टमर को क्या प्राइस पे बेचना है, वो सब उनकी डिसीजन गलत पड़ जाते हैं। तो आरबीआई एक्सचेंज रेट फिक्स नहीं करती कि 40 रखना है 60 रखना है, वो तो मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड विल डिसाइड। बाजार में ऑनियन का क्या प्राइस है वो तो बाजार तय करते हैं, सरकार तय नहीं करती। पर अगर एक्सट्रीम वॉलिटिलिटी हो जाए तो सरकार भी कहीं तुर्की या इजिप्ट से ऑनियन खरीद के लाती है और मार्केट में बेचना चालू करती है, ऐसा कभी कभी आगे काम करेगी। ये चीज समझिए। दूसरा हमें समझना है फॉरेक्स क्या है, फॉरेक्स रिजर्व क्या है। मान लीजिए 2019 में मेरे पास $120 आते हैं और सामने मैं भी $100 खर्चा कर देता हूँ, तो प्लस माइनस करो, इनकम यानी प्लस, आउटगोइंग यानी माइनस, तो मेरे पास बचते हैं $20। ये $20 को मैं क्या करूंगा, सेव करूंगा। अब इसमें सेव करना है तो कैश में रखूंगा, बॉन्ड खरीदूंगा, गोल्ड खरीदूंगा, बैंकों में डिपॉजिट करूंगा, हो सकता है। फिर अगले साल मान लीजिए 2020 में मुझे $50 पूरी दुनिया से मिले, लेकिन सामने मेरे खर्चे हो गए वो $100 के, तो इस बार मेरा डेफिसिट या लॉस होगा कितना, 50। तो अब मैं क्या करूं, मेरे पास लास्ट ईयर जो रिजर्व में $20 बने थे उसकी मदद से मैं ये अपना लॉस या घाटा पूरा करूंगा 20, लेकिन फिर भी आप समझो 50 चाहिए, 20 तो अपने पॉकेट से निकाले ये रिजर्व से, तो बाकी के 30 किधर से लाऊं। तो उसके लिए मैं आईएमएफ में जाके भीख मांगू, जैसा कुछ देश आजकल करते हैं। सो दैट इज द जिस्ट ऑफ इट। अब समझो यहाँ पर मैं मतलब मैं मृणाल नहीं हूँ, ये आरबीआई है, ये सब आरबीआई कर रही है। पूरी दुनिया से कुछ पैसे भारत में आते हैं जब हम एक्सपोर्ट्स में कुछ बेचते हैं, रेमिटेंस की डोनेशन का पैसा आता है। सिमिलरली इंडिया से भी कुछ पैसा बाहर जाएगा जब हम कोई चीज इंपोर्ट करते हैं, उसी तरह एफडीआई, एनआरआई डिपॉजिट्स वगैरह में पैसा आता जाता है वगैरह। अब इसमें अगर कुछ सरप्लस बच गया, सपोज 120 आया और 100 गया तो सरप्लस 20 है, तो वो 20 आरबीआई के पास जाता है, क्यों और कैसे वो हम आगे समझेंगे। और वो जो सरप्लस उसके पास गया वो आरबीआई अलग अलग जगह इन्वेस्ट करेगी, फॉरेन करेंसी, बॉन्ड, गोल्ड, आईएमएफ के अंदर, वो क्या है फॉरेक्स वाली साइड में देखिए, अभी तो हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं। सो लाइक दैट आरबीआई विल डू। फिर किसी साल अगर लॉस में चल रहे हैं तो इसी तिजोरी में से पैसा डालेंगे आग बुझाने के लिए, नहीं बुझे आईएमएफ के जाओ, गो टू आईएमएफ एंड बेग फॉर सम लोन्स, वो काम भी करेंगे, जैसा एक बार किया था 1991 में। एक बात है। तीसरा, हम जब कहते हैं करेंसी एक्सचेंज, तो रुपया डॉलर आपको खरीदना बेचना किधर जाओगे, फॉरेक्स डीलर के पास, जैसे वेस्टर्न यूनियन है, एक्सिस बैंक, अलग अलग लोग जो आरबीआई से इसका लाइसेंस लेते हैं। अब समझो ये जो फॉरेक्स डीलर है उनके घर में डॉलर छापने की मशीन नहीं है, दे डू नॉट हैव मशीन टू प्रिंट डॉलर करेंसी। उनका काम क्या है, वो दलाल है एक प्रकार की। अगर आपको मकान खरीदना है तब एजेंट के पास, ब्रोकर के पास, दलाल के पास, उसका खुद का मकान नहीं होता, वो कहीं और आपको दिखाया जाता है, अच्छा उसके पास है मैं तुमको दिखाता हूं, गिव मी कमीशन। सिमिलरली यहाँ पर भी फॉरेक्स एजेंट खुद कोई डॉलर प्रिंट नहीं कर रहा है, उसके पास सामने कुछ और पार्टी आती है कि मुझे अपने डॉलर्स में रुपया खरीदना है क्योंकि मुझे इंडिया से टी इंपोर्ट करनी है, या कोई मुझे एफडीआई के नाम पे पैसा इन्वेस्ट करना है, तो ये लो मेरे डॉलर मुझे रुपये दो। सो देयर आर सम पीपल हु आर विलिंग टू सेल देयर डॉलर्स। सामने कुछ इंडियन इंपोर्टर होंगे कि जिनको डॉलर खरीदने, कुछ इंडियन पेरेंट्स होंगे जिन्होंने अपने बच्चों को अमेरिका, कनाडा या ब्रिटेन में फॉरेन स्टडीज के लिए भेजना है तो उनको फॉरेन करेंसी खरीदना है वगैरह वगैरह, तो आपस में इनको मिलवाता है, बीच में इसका कमीशन होता है। अभी मान लीजिए ये जो वेस्टर्न यूनियन है जो कि एक फॉरेक्स डीलर है, सपोज उसके पास पहले $100 थे और उसने बेच दिए, फिर कोई सेकंड पार्टी आती है तब उसके पास $0 बचे, और उसी वक्त सामने से कोई इंटरनेशनल मार्केट से कोई दूसरे लोग आने रहे जो उसको फॉरेन करेंसी सप्लाई करें। सो इट इज पॉसिबल कि वेस्टर्न यूनियन और दूसरे ऐसे जो भी फॉरेक्स मार्केट डीलर्स हैं उनके पास डॉलर की शॉर्टेज हो जाए कि वो अपना वॉलेट को लेकर, डॉलर तो है नहीं, सामने कोई मिल ही नहीं रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, जो भी चीज की शॉर्टेज होती है वो महंगी हो जाती है। तो अगर पहले जो $1.75 में मिलता हो, बाद में उसकी वैल्यू बढ़ के हो जाए ₹83, क्योंकि ये वेस्टर्न यूनियन वाला फिर कहीं और जाएगा, एक्सिस बैंक से लोन में या उधारी में लेके आएगा, फिर वो आपको दे रहा है, तो ही विल चार्ज मोर। और हमने आगे देखा कि जो स्ट्रॉन्ग डॉलर है तो वो इंपोर्ट के लिए अच्छी बात नहीं है,
क्यों अच्छी बात नहीं भाई? तो चार्ट में हमने समझा ना। सपोज 60 की जगह 80 रुपीज़ हो जाए डॉलर की वैल्यू, तो मतलब डॉलर स्ट्रांग हुआ, रुपया वीक हुआ, इंपोर्टर तो हैप्पी है, पर एक्सपोर्टर माफ कीजिए, एक्सपोर्टर तो हैप्पी है, द एक्सपोर्टर इज हैप्पी, पर जो इंपोर्टर है उसका शेयर स्माइली है, वो नाराज हो जाएगा, बिकॉज उसने पहले से ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा हर एक चीज़ इंपोर्ट करने के लिए। ओके, तो अगर मार्केट में डॉलर की शॉर्टेज होती है तो इट विल क्रिएट स्ट्रॉन्ग डॉलर, उसकी प्राइस बढ़ जाएगी, तो क्रूड ऑयल, फर्टिलाइजर, केमिकल कुछ भी इंपोर्ट करना महंगा हो जाएगा। अब ऐसी सिचुएशन में आरबीआई क्या करेगी? आरबीआई फिक्स नहीं करेगी, आरबीआई सिर्फ आग बुझाने की कोशिश है, उसको लगे ऐसा धीरे धीरे हो रहा है, नो प्रॉब्लम, फिर ये तो बहुत ज़्यादा ऐसे हो रहा है प्राइस, देन आरबीआई विल कम, तो वो अपना फायर ब्रिगेड लेके आएगी, और फिर क्योंकि इसके वॉलेट में डॉलर की शॉर्टेज है, तो वो अपने पंप से बहुत सारे डॉलर इधर फेंक देगी, बुझा देगी इस आग को। मतलब वो कैसे करेगी कि वो अपने डॉलर इस डीलर को सेल कर देगी, तुम रखो और तुम इसको वापस स्टेबलाइज करो। सो आरबीआई विल इंक्रीज द डॉलर सप्लाई टू कीप रुपी स्टेबल, और वो सब कैसे करेगा? अपने फॉरेक्स रिजर्व के अंदर जो पैसा पड़ा होगा उसको बेच बेच के। सो दिस इज वन सिचुएशन। सेकंडली, कुछ बार ऐसा भी होता है कि मान लीजिए फॉरेक्स लीडर के पास बहुत सारे डॉलर्स आ जाए, दे दनादन बहुत सारे फॉरेनर्स, जैसे कोरोना के लेटेस्ट स्टेज में हुआ था कि इंडिया की फार्मा और आईटी कंपनियों में तो बहुत पैसा इन्वेस्ट करना है बोल के शेयर मार्केट में ढेर सारा पैसा लेके आए थे। तो जब ऐसे फॉरेनर्स बहुत सारे डॉलर्स लेके आएंगे और उसको रुपये में कन्वर्ट करेंगे, तब डॉलर की सप्लाई बढ़ गई, जिस भी चीज़ की सप्लाई बढ़ती है तो वो सस्ती हो जाती है, तो नाउ डॉलर विल बिकम वीक या चीप, पहले जो $1 की प्राइस हो 60, अब उसकी प्राइस हो जाए 40। अब उसको डॉलर नहीं, आप ऐसा समझो ये ऑनियन है, तो तुरंत क्लिक हो जाए, अच्छा ऑनियन 60 में मिलता था, अभी 40 मिला है, मतलब कि सस्ता हो गया। तो अगर जो डॉलर सस्ता हो जाएगा, तो आप सोचो इंडिया से जो चाय एक्सपोर्ट करता है वो नाराज हो जाएगा, क्योंकि फॉरेनर सोचेंगे इधर तो 40 रुपए की जितनी चाय मिलेगी मुझे, तो मैं तो श्रीलंका या इथियोपिया या केन्या देखता हूँ, उधर शायद ज़्यादा क्वांटिटी में मिलती है। सो कस्टमर्स विल गो अवे इफ दे वांट टू परचेज टी फ्रॉम इंडिया इफ डॉलर बिकम्स वीक। ऐसी सिचुएशन में आरबीआई ने क्या करना चाहिए? अब आरबीआई ने एक वैक्यूम क्लीनर ले लेना चाहिए और वैक्यूम क्लीनर चालू करना चाहिए, और ये जितना डॉलर रास्ते में पड़ा है वो सब एब्जॉर्ब कर लेना चाहिए। आरबीआई ने टू सर्व दिस एक्स्ट्रा डॉलर सप्लाई, ताकि क्या हो, वापस डॉलर की शॉर्टेज हो जाए और जो 40 का था वो वापस 60 का हो जाए। अब ऐसा नहीं है कि असल में वैक्यूम क्लीनर, आरबीआई क्या करेगा कि फॉरेक्स डीलर से डॉलर्स परचेज कर लेगा, ताकि अपने आप जो पहले ज़्यादा जता था थोड़ा कम हो जाए, तो अपने आप चीज़ें वापस नॉर्मल सी पे आ जाए। तो वो भी डिपेंड करता है, अगर ऐसे हल्का हल्का सा चेंज है करेंसी एक्सचेंज में, तो आरबीआई कुछ नहीं करना, अचानक ऐसे ऐसे हो रहा है तो फिर आरबीआई वैक्यूम क्लीनर लेके भी आ सकता है। बस तो ये कोर फंडामेंटल्स हैं, अब इसके आगे पीछे पूरी कहानी चलेगी। देखिए, कोई एक फॉरेनर है जिसको इंडिया में वो डॉलर लेके आया है और इसको इंडिया के मैंगो खरीदने, इन्फोसिस टीसीएस को काम दिया था, उसको आउटसोर्सिंग का पैसा देना है, एफडीआई एफपीए के नाम पे इन्वेस्ट करना है, तो डॉलर है उसको रुपये में कन्वर्ट करने की उसको जरूरत रिक्वायरमेंट है। सामने कुछ इंडियन पर्सन भी हैं कि जिनको रुपया देकर डॉलर खरीदना है, क्रूड ऑयल लेना है, गोल्ड लेना है, फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए वगैरह। तो अभी इन दोनों की जो भी रिक्वायरमेंट है, जितनी उनको जरूरत है, जितनी पैनिक है, उस हिसाब से दोनों हाथ मिलाएंगे थ्रू द फॉरेक्स डीलर कि ठीक है $1 के सामने 40 रुपीज़ का भाव रखते हैं। तो ये एक एक्सचेंज रेट हो गया जो मार्केट ने डिसाइड किया, इधर आरबीआई गवर्नमेंट ने कोई कुछ नहीं बोला। सो दिस इज हाउ द एक्सचेंज रेट विल बी डिसाइडेड डिपेंडिंग ऑन द पैनिक एंड अर्जेंसी ऑफ द प्लेयर्स। ये बात है। दूसरा, हमने जो कल तक बैलेंस ऑफ पेमेंट तैयार करा, मान लीजिए उसमें सिचुएशन ऐसी हो कि करंट अकाउंट के अंदर डेफिसिट हो $48 बिलियन की, कैपिटल अकाउंट के अंदर सरप्लस हो $91 बिलियन का। फिर मैंने आपको शुरू में बताया था कुछ बार डेटा एडजस्ट नहीं होता तो एरर ओमिशन बोल के वो एडजस्ट करते हैं, क्योंकि कुछ तो डेटा कैप्चर नहीं होगा, तो आईएमएफ के लेवल पे वो चेक करेंगे पूरी दुनिया में कितना एरर ओमिशन है, देन दे विल अकॉर्डिंगली एडजस्ट फॉर एवरी कंट्री। उसके बाद अब आप नेट जवाब निकालो, -48 प्लस 91, तो जवाब आएगा नेट शुद्ध रूप से +43 बिलियन डॉलर्स। ये जो जवाब +43 बिलियन डॉलर है, इसका मतलब क्या है? ढेर सारी विदेशी मुद्रा भारत में आ रही है। 43 बिलियन डॉलर वर्थ ऑफ फॉरेन करेंसी इज कमिंग टू इंडिया। ये तो आपको समझ में, इसलिए मैंने डॉलर लिखा, पर आप समझो इसके इक्विवेलेंट जो भी यूरो, येन, पाउंड, दिनार, रियाल, बहुत सारी करेंसी इंडिया में आ रही है, जिसका कुल डॉलर वैल्यू बनता है 43 बिलियन डॉलर्स। सो पॉजिटिव बैलेंस मींस एक्सेस फॉरेन करेंसी इज कमिंग टू इंडिया। तो ये क्या अच्छी बात है बुरी बात है, आप सोचो। अब क्या होगा कि क्योंकि बहुत सारे डॉलर्स इंडिया में आ रहे हैं, पहले सपोज एक आता था, अभी 2 आ रहे हैं, तो जब भी सप्लाई बढ़ जाएगा कोई चीज़ का तो उसकी प्राइस कम हो जाएगी। ऑनियन का सप्लाई बढ़ा तो ऑनियन सस्ता हो जाता है, डॉलर का सप्लाई बढ़ा तो डॉलर जो 60 रुपये में आता था हो सकता है 40 रुपीज़ में आप उसको खरीद सकते हैं। आप ऐसा सोचिए डॉलर नहीं ऑनियन है तो तुरंत क्लिक हो जाएगा कि 60 का ऑनियन 40 का मतलब सस्ता हो गया, डॉलर बिकेम चीप, या हम कहें डॉलर बिकेम वीक, कमजोर हो गया। अब ऐसे डॉलर को कमजोर होने से इंडिया के एक्सपोर्टर्स को मजा नहीं आएगा, क्योंकि कमजोर डॉलर या फिर हम मजबूत रुपया उसके हक में नहीं। फॉर एग्जांपल जो चाय बेच रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, वो क्यों, अगेन कल आधा घंटा वही चर्चा करी, पहले वो देख के आओ, तभी आज पूरी पिन उधर अटकी रहने वाली नहीं। समझो कि वीक डॉलर या सस्ता डॉलर इंडिया के एक्सपोर्टर्स को नुकसान करता है, उनके हक में नहीं है। तो इधर आरबीआई ने क्या करना चाहिए, ये जो एक्स्ट्रा डॉलर्स आ गए इंडिया में, कितने करीब 43 बिलियन डॉलर्स, तो आरबीआई ने वैक्यूम क्लीनर लेके सारा सब उसने ये एक्स्ट्रा डॉलर सब कर लेने चाहिए। डॉलर सप्लाई बढ़ गया, डॉलर वीक हो गया, एक्सपोर्टर्स अनहैप्पी है, आरबीआई सोचे ठीक है इसको हम दुरुस्त करने के लिए क्या करें, लेट मी सक और एब्सॉर्ब दिस एक्स्ट्रा डॉलर्स फ्रॉम द मार्केट। अब आप सोचो कि आरबीआई वैक्यूम क्लीनर लेके निकलेगा, ऐसा कोई रास्ते पे तो डॉलर नहीं पड़ा है ना, ये तो विजुलाइज करने की बात है। असल में आरबीआई क्या करेगा कि इन फॉरेनर्स को कहेगा कि भाई साहब आपके जो डॉलर्स हैं आप मेरे को दे दो, मैं बाय करता हूं। आरबीआई उनको रुपया करेंसी देगी, आपको 2000 के नोट तो डिमोनेटाइज हो गए, अपन समझो कि ढेर सारे ऐसे वो रुपये जो देगी, जो भी वैलिड करेंसी। तो नाउ आरबीआई विल बाय दिस एक्स्ट्रा डॉलर्स, और आरबीआई बाय करेगा तो पे किसमें करेगा, रुपया देके पे करेगा, ताकि क्या हो जाए कि वापस ये जो डॉलर 2 थे इसमें से एक भाई साहब ठीक है भाई आप ले लो, और जो एक्स्ट्रा डॉलर की सप्लाई नेसेसरी बढ़ गई थी फॉरेक्स मार्केट में वो कम हो जाए, सो दैट ये जो $1 जो पहले 60 रुपये का था वो वापस हो जाए $1 इक्वल, माफ कीजिए, जो ऐसा अगर सिचुएशन हो गया हो कि जहां पर डॉलर जो पहले 1 इक्वल 40 हो गया था, सस्ता हो गया, तो आरबीआई क्या करेगा, एक्स्ट्रा डॉलर एब्जॉर्ब कर लेगा, ताकि सिचुएशन ऐसी हो, ये एरो गलत है, एरो गलत, ऑटोमेटिकली डॉलर की शॉर्टेज हो जाए, क्योंकि आरबीआई उसको बाय कर रहा है, ताकि वापस वो जो 40 रुपीज़ में डॉलर बिक रहे थे वो 60 के हो जाए। अब सोचो पहले जो मार्केट में थे आरबीआई ने बहुत सारे खरीद लिए, तो डॉलर की सप्लाई कम हो जाए, और सप्लाई कम हो जाए तो अपने आप डॉलर महंगे हो जाए, महंगे हो जाए तो फिर क्या, 40 का 60 हो गया तो वापस एक्सपोर्टर खुश हो जाएंगे। आप कहोगे ओके वो वैक्यूम क्लीनर से सब काम किया उसने और ठीक है, बट नाउ इट विल क्रिएट न्यू प्रॉब्लम। कुछ बार ये होता है हमारे घर में बकरी घुस जाती है, उसको हम निकालते हैं, लेकिन वो निकालने बैठते होते हैं एक दूसरा ऊँट भी अपने घर में घुस जाता है। यहाँ पर हो क्या रहा है, आरबीआई को लगा कि बहुत सारे एक्सेस डॉलर्स आ गए, तो आरबीआई ने उन डॉलर्स को बाय कर लिया, और बाय करके उसने अपने फॉरेक्स रिजर्व के अंदर वो डॉलर्स को रख दिया। पर आरबीआई ने बाय किया मतलब आरबीआई ने पैसा पे किया है, क्या पैसा पे किया है, रूपी करेंसी। आरबीआई बॉट द डॉलर्स एंड गिव दिस फॉरेन प्लेयर रूपी करेंसी। लेकिन आप समझो जो रुपया करेंसी है वो तो अमेरिका में वैलिड नहीं है, तो ये जो फॉरेन प्लेयर जिसने आरबीआई को डॉलर बेचे, अपन अब उसके पास तो रुपया आ गया, रुपया तो लेके वो अमेरिका जा नहीं सकता, उधर कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो अब ये सोचता है कि देखो भारतीय रुपयों का अमेरिका में मैं इस्तेमाल कर नहीं सकता,
तो इसलिए मैं भारत से ही कोई सामान खरीद कर चला जाऊंगा। आई मतलब आई द फॉरेन प्लेयर विल यूज दिस रूपी टू बाय समथिंग फ्रॉम इंडियन मार्केट एंड देन आई विल टेक इट टू अमेरिका बिकॉज़ आई कैन नॉट टेक रूपी करेंसी टू अमेरिका, नो वन विल एक्सेप्ट इट देयर। तो अब उसकी तर्ज पे क्या होगा आप सोचो, वो इंडिया से बहुत सारे ये जो भी व्हीट, राइस, ऑनियन, शुगर सब खरीद के चला जाए, तो भारत के मार्केट में उन सब चीज़ों की शॉर्टेज हो जाएगी, और शॉर्टेज हो जाएगी तो लोकल पब्लिक के लिए इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ जाएगी, क्योंकि अब फॉरेनर ने सारा अनाज इधर से खरीद लिया क्योंकि उसके पास रुपया था और वो अनाज लेके चला गया, तो इंडिया के मार्केट में अनाज नहीं है तो अनाज महंगा हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी। इसलिए मैं आपको कह रहा था बकरी तो निकाल ली हमने कि जो रुपये को स्टेबल करना था, पर अभी ऊँट अंदर आ गया कि ये महंगा हो गया सब। तो अब क्या किया जाए, अब वापस से वैक्यूम क्लीनर लेके चलो, क्योंकि सीन क्या बन रहा है कि सपोज पहले फॉरेनर के पास 100 रुपये था और ऑनियन या मैंगो 1 किलो 100 रुपये मिला था, अब आरबीआई ने उनको इतना सारा पैसा सेल किया है और वही फॉरेनर सब मैंगो खरीदने चले हैं, तो वो तो स्वाभाविक है रुपया करेंसी का सप्लाई बढ़ गया, सामने मार्केट में मैंगो का सप्लाई नहीं बढ़ा तो मैंगो महंगे हो जाएगी कि 100 रुपये किलो मैंगो मिलते थे, अभी 500 रुपये किलो मैंगो। मनी सप्लाई और इन्फ्लेशन के बीच क्या रिलेशन है आपको पता होना चाहिए, पिलर 1 2 देख के आओ, इट इज प्री रिक्विजिट। मैंने पहले भी आपको बताया था गुरुवार को कि वो खत्म करके आओ तभी आपको इधर समझ आएगी। मार्केट में पैसा बढ़ता है लेकिन मार्केट में अगर सामान की सप्लाई नहीं बढ़ती तो सामान महंगा हो जाता है। तब आरबीआई क्या करे, अब इस बार उसने क्या करना है, रुपया करेंसी को वैक्यूम क्लीनर लेके चूस लेना है, एक्स्ट्रा जितने 400 रुपये मान लीजिए अगर वो एब्जॉर्ब कर लेगा तो फिर वापस 100 ही बचेगा, तो सेम टू नॉर्मल सिचुएशन। अब आप कहना चाहते हो ठीक है वापस इसको डॉलर बेच दो ना तो फिर वापस एडजस्ट हो जाएगा, तो भाई ये ऐसी आप बात करें कि बकरी निकाली तो ऊँट आ गया, अब आप ऊँट निकाल तो वापस बकरी आ जाएगी, तो दैट इज नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम। इसलिए अब इस चीज पे आरबीआई क्या करेगा, डॉलर नहीं देगा, अब आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचेगा सेकेंडरी मार्केट में, वो किल करेगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन याद करो, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या था, अगेन भाई पिलर 1 2 मॉनेटरी पॉलिसी पता होनी चाहिए कि जब आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच के मार्केट में मनी सप्लाई को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करे, तो आरबीआई के पास कुछ पड़ी हो गवर्नमेंट सिक्योरिटी वो उसको बेचेगा, और ये जो दूसरे प्लेयर्स होंगे बैंक एनबीएफसी जिनके पास पैसा पड़ा है, कोई लोन में नहीं ले रहा, वो सोच रहे हैं कर लेते हैं इसका जुगाड़, तो देन दे विल गिव देयर मनी टू आरबीआई, और आरबीआई सामने उनको क्या देगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। कैसे, थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशन। वो क्या है भाई, वो खुद में आधे घंटे की टॉपिक है, वो देखिए पिलर 1 2। तब समझो इधर आरबीआई ने वैक्यूम क्लीनर चलाया है, पर वो कैसे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचा और मार्केट के अंदर से रुपये को एब्जॉर्ब कर लिया, सब कर लिया, खींच लिया। तो अब क्या होगा, नेट इफेक्ट जीरो हो जाएगी कि सपोज पहले प्लस 400 बढ़ गए थे रुपये जब डॉलर बेचे, डॉलर खरीदे थे, तो इधर वापस सब कर लिया 400 रुपये कहीं और से, तो जब हो गया जीरो तो चीजें स्टेबल है। ये सब जो बताया हमने 15 मिनट, इसको एक लाइन में कैसे बोल सकते हैं, एक लाइन में इसको बोलना तो कहना है कि आरबीआई ने स्टेरिलाइजेशन कर दिया। स्टेरिलाइजेशन कैसे किया और क्यों किया। स्टेप 1, मैंने डॉलर खरीदा और सामने रुपया दिया फॉरेन प्लेयर्स को, लेकिन उसके चलते इन्फ्लेशन महंगाई हो जाने वाली थी, वो फॉरेन प्लेयर्स सब इंडिया से माल खरीद के चले जाते, इसलिए अब मैंने मतलब आरबीआई गवर्नर ने ओपन मार्केट ऑपरेशन किया कि जहां मैंने गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल की किसी को और वहां से उनका एक्स्ट्रा रुपया मैंने एब्जॉर्ब कर दिया ताकि प्लस माइनस सब शून्य हो जाए। ये जो पूरी प्रोसेस है इसको कहते हैं स्टेरिलाइजेशन, दिस इज स्टेरिलाइजेशन। ये पूरी चीज आपके हैंडआउट में भी दी है माइंड में बना के, तो कौन से उसको देखना। इधर मैं इसको वापस रिपीट करने में तकलीफ क्या है कि आप जानते हैं ये जो पावर पॉइंट में स्क्रीनशॉट डालो तो फिर वो फजी हो जाती है टेक्स्ट, अब हैंडआउट में देखो तो एकदम वो शार्प आपको एवरी दिखेगी, तो उधर से कौन से देख, फिर ये जल्दी से रिपीट करना हो तो बात क्या थी कि आरबीआई ने फॉरेनर से डॉलर खरीदे थे और इनको रुपया दिया था, तो इनके पास रुपये की सप्लाई बढ़ गई थी, फिर ये डॉलर वही रुपये से ऑनियन खरीद लेते तो महंगाई बढ़ जाती क्योंकि ऑनियन की शॉर्टेज हो जाती, तो ये जो एक्स्ट्रा करेंसी नोट्स थे उसको आरबीआई ने सब कर लिया वैक्यूम क्लीनर लेके, और वो वैक्यूम क्लीनर क्या था, ओपन मार्केट ऑपरेशन, उसकी मदद से उसने ये एक्स्ट्रा रुपये एब्जॉर्ब कर लिए। हालांकि सीधा ऐसा ही फॉरेनर से लिया, हो सकता है कोई इंडियन इन्वेस्टर के पास एक्स्ट्रा पैसे थे, आरबीआई ने उससे खरीद लिया, मतलब उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचा और उससे रुपया एब्जॉर्ब कर लिया ताकि नेट इंपैक्ट प्लस माइनस जीरो हो जाए। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन। ये क्यों पढ़ा हमने, क्योंकि एनसीईआरटी ने दिया है, और एनसीईआरटी वाले आप जानते हैं उनका कसम खाइए, कोई भी चीज सीधी नहीं समझ आनी चाहिए, ऐसे समझाना है सब। आरबीआई टेक ओपन मार्केट ऑफ सिक्योरिटी अमाउंट इक्वल टू अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इनटू देयरबाय कीपिंग स्टॉक ऑफ हाई पावर मनी एंड टोटल मनी सप्लाई एंड चेंज फर्स्ट स्टेरिलाइज इकोनॉमी अगेंस्ट देयर स्टॉक, दिस इज नोन एज स्टेरिलाइजेशन। इंग्लिश तो खैर तो भी थोड़ा समझो तो आ जाए, हिंदी तो इतना बेकार वो करते हैं उसका कि समझ ही नहीं है, पर जो मान था हमने समझ लिया। ये चीज मैं करीब 10-12 साल से पढ़ा रहा हूं, इतने सालों में सिर्फ एक एमसीक्यू आया, कब आया 2023 में, उसने सीधा ही पूछा ये जो सब हो रहा है स्टेरिलाइजेशन उसमें क्या हो रहा है, तो क्या हो रहा है, ओपन मार्केट ऑपरेशन हो रहा है। वन लाइनर दिया कल सुबह हैंडआउट में देखना, तब समझो 11-12 सालों से ये पढ़ाया, तो 11-12 सालों तक इतना एक पेज तो इसको ही डेवोट था, तो ऐसा करके हो सकता है 1000 पेज का हैंडआउट बनेगा ही ना भाई, फिर उसमें एक एमसीक्यू तो वो तो दैट इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस गेम। एंशिएंट या मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ते तो कम पन्नों में खत्म होने वाली नहीं थी, उसमें भी टाइम लगता। हर चीज कोई बुद्धिज्म जैनिज्म जैसा नहीं हर साल आएगा ही आएगा, इकोनॉमी इज नॉट लाइक दैट। आपको कुछ टॉपिक्स आते हैं जैसे आरबीआई का मनी सप्लाई मॉनेटरी पॉलिसी या करेंसी एक्सचेंज, बट ऐसे जो टॉपिक है ऐसा जरूरी नहीं कि हर साल वो रिपीटेडली पूछे, 10 साल में एक बार पूछा जाता है, बट हमें तो फिर भी याद करके जाना चाहिए। सो दिस इज वन थिंग। अभी रियल डेटा देखते हैं 2020 कोरोना ईयर का, उस वक्त करंट अकाउंट में देखो सरप्लस है, डेफिसिट नहीं है, ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में, डेफिसिट नहीं थी, वरना नॉर्मली करंट अकाउंट डेफिसिट होती। वो क्यों हो हम देख चुके हैं पिछले लेक्चर। कैपिटल अकाउंट में भी सरप्लस था, क्यों था, क्योंकि आप याद करो सब फॉरेनर्स को इंडिया की फार्मा और आईटी कंपनियों के शेयर खरीदने थे तो $1.5 लेके आए थे, एरर ओमिशन जो भी थोड़ा बहुत। तो अभी नेट जवाब देखो क्या हो रहा है, +24 +64, और ये तो मतलब थोड़ा राउंड अबाउट फिगर करेंगे तो अराउंड $0.87 बिलियन का जवाब आता है। ये भी पॉजिटिव फिगर है। पॉजिटिव फिगर का मतलब क्या, ढेर सारी विदेशी मुद्रा भारत में आ रही है, मेनी फॉरेनर्स आर ब्रिंगिंग लॉट्स ऑफ फॉरेन करेंसी इनटू इंडिया, ये इसका कहने का सार है। तो आरबीआई क्या कहती है, धनाधन खरीद लेगा सब। हमने कल देखा था कैसे ड्यूरिंग कोरोना के लेटर पार्ट में आईटी फार्मा ई लर्निंग कंपनियों के अंदर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट फॉरेनर्स करें तो स्वाभाविक बहुत सारे डॉलर लेके आएंगे, तो कैपिटल अकाउंट में बहुत सारा प्लस प्लस बन गया होगा। अब इसी के चलते आप देखो करंट अकाउंट में भी डेफिसिट नहीं, +24, कैपिटल अकाउंट में +64, एरर ओमिशन, और बैलेंस ऑफ पेमेंट का जवाब आया था 87 पॉजिटिव। तो आरबीआई ने अब क्या करना चाहिए, ये सारा एक्स्ट्रा डॉलर सब कर लेना चाहिए, वरना करेंसी एक्सचेंज में काफी चेंजेस आ जाएंगे। तो आरबीआई अब क्या करेगा, मार्केट से इतने सारे डॉलर्स और दूसरी जो भी करेंसी रियाल दिनार ये वो सब वो खरीद लेगा। तो आरबीआई अब ये $87 बिलियन परचेज कर लेगा, कैसे, उन सब फॉरेनर्स को रुपया दे देके। अब वो जरूरी नहीं कि उसी फॉरेनर्स होते, वो तो फॉरेक्स एजेंट और बैंकर्स के साथ उनकी बड़ी बड़ी डील चलती। तो अब आरबीआई ने वो सारे डॉलर्स एब्जॉर्ब कर लिए, मैं कहूं सब कर लिए। इसको हम कहेंगे, जो पिंक सेल है याद रखना, ये पिंक सेल को हम बोलते हैं ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस डन बाय आरबीआई। ये माइनस भी हो सकता था, प्लस भी हो सकता था, आरबीआई इधर क्या करता, जो ऊपर जवाब था उसका ऑपोजिट करता, ताकि आरबीआई चाहता है कि नेट आंसर मुझे जीरो चाहिए, कि कोई चेंज नहीं हुआ। मतलब अगर बाहर से एक्स्ट्रा $87 बिलियन आए तो मैंने वो सारे $87 बिलियन परचेज कर लिए ताकि नेट आंसर हो जाए, नेट बैलेंस ऑफ पेमेंट हो जाए जीरो, ताकि जो करेंसी एक्सचेंज रेट है वो स्टेबल रहे, अदरवाइज सब इनस्टेबल हो जाए। तो यहाँ पर आप देखो जो व्हाइट कलर के सेल है, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, एरर ओमिशन एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट में $87 बिलियन प्लस जो बाहर से करेंसी आई, ये जो व्हाइट सेल है याद रखना, इनको कहते हैं ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन। ऑटोनॉमस मतलब क्या, स्वायत्त,
मतलब कि वो गुलाम नहीं है, किसका गुलाम नहीं है, आरबीआई का गुलाम नहीं, भारत सरकार का। वो जो उसको होना था हो गया, वो मार्केट की मर्जी, उनको क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना था, कितना पैसा किधर इन्वेस्ट करना। सो दिस ट्रांजेक्शन, वाइट सेल ट्रांजेक्शंस दे अकर इंडिपेंडेंटली विदाउट आरबीआई इन्वॉल्वमेंट। आरबीआई के हाथ में ये तो नहीं है, वो अपने आप होता है। आरबीआई उसके सामने जो काउंटर एक्शन लेता है वो पिंक सेल है। ये जो पिंक सेल ने उसने किया कि ओके सारे मैं वापस परचेज करूंगा, तो जो पिंक सेल ने उसने किया ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन, उसको कहते हैं अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन। अकोमोडेट करना मतलब क्या, अब रेलवे की सीट में 4 लोग बैठे हैं, अभी 5वां आपका दोस्त आता है, तब थोड़ा आगे पीछे वो लोग एक और बैठा, अकोमोडेट कर रहे हैं। तो आरबीआई उन एक्स्ट्रा डॉलर्स को अकोमोडेट कर रहा है, कहां, खुले मार्केट में नहीं छोड़ सकता उनको, वरना तो एक्सचेंज स्टेबल नहीं रहेगा। तो अकोमोडेट कैसे किया, अच्छा भाई तुम भी भारत में आ जाओ, मैं तुम्हें अपने मुंबई के अपने ऑफिस में जो फॉरेक्स रिजर्व है उसमें रखता हूं, तो उसको भी अकोमोडेट कर दिया रेलवे की सीट पे। तो ये ऐसी क्रिया है जो आरबीआई खुद से करती है, अपने आप ही नहीं होती, आरबीआई का दिल से उसने एक्शन लिया है सोच के। सो आरबीआई विल डू दिस टू गेट द आंसर जीरो, अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन। प्रश्न इसको ऑटोनोमस नहीं और कुछ बोल देते, या अकोमोडेटिंग नहीं और कुछ बोल देते, क्या फर्क पड़ जाता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। पर ये एनसीईआरटी में दिया और हमको एग्जाम पास करनी है, तो वी विल एक्सेप्ट एंड रिमेंबर दिस, ओके, ऑटोनोमस एंड अकोमोडेटिंग। ये सब भी आपके अंडर में अराउंड 517 पेज तक काम खत्म हो गया है, उसके आगे भी और हमें पढ़ना है। अब समझिए टोटल हमको 6 पिलर पढ़ने हैं, अभी हम लोग थर्ड पिलर में बराबर, और पेजेस अराउंड 500 हो गए, और भी 3 पिलर और चढ़ेंगे तो और 500, मतलब 1000 पेज तो होने, शायद उससे ज़्यादा भी, वो तो डिपेंड करता है कितने और हमें 10 के हिसाब से पेजेस में ऐड करने पड़े। आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, वो जो अभी ये दिवाली का वेकेशन टाइप की थोड़े दिन छुट्टियां आएंगी अगले हफ्ते से, तो जो 10 दिन मिलते हैं उसमें निपटा दो जितने भी बैकलॉग है, अदरवाइज दिस विल कीप गेटिंग अक्यूमुलेटिव। फिर वो ऐसा हो जाए आरबीआई भी खुद आ जाए तो भी आपकी मदद नहीं हो, इतने सारे पन्ने हो जाएंगे। लेट्स वी लर्न सम बेसिक थिंग। अब इसके बाद समझना है कि ये मंडेल फ्रेमिंग ट्रायलेमा क्या है। हम ये करते हैं, इसको भी अभी पढ़ते हैं क्योंकि अभी हम लोग फ्लो में हैं। अगर ब्रेक लेंगे तो ब्रेक में एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, वो अलग टॉपिक है, फिर ये हमें सूझ जाएगा। तो लेट अस कंटिन्यू, मे बी जो भी 15 मिनट और खींचते हैं फिर ब्रेक लेते हैं। ये कोई दो इकोनॉमिस्ट थे, मंडेल एंड फ्लेमिंग। उनका ये कहना है कि तुम एक साथ आईएएस एग्जाम दे सकते हो, साथ साथ एसएससी दे सकते हो, तीन काम एक साथ नहीं हो सकते। थ्री थिंग्स कैन नॉट बी मैनेज टुगेदर। कौन सी तीन चीजें एक साथ नहीं हो सकती। पहला, फ्री फ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल। हमने कल देखा था बहुत सारे सेक्टर में अपने 100% एफडीआई परमिट है, फॉरेनर्स को जितना पैसा डालना डाल सकते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। बट साथ ही साथ आप चाहते नहीं एक्सचेंज रेट भी स्टेबल रहना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा ये नहीं होना चाहिए, दैट विल बिकम हार्ड। तीसरा, मॉनेटरी पॉलिसी इंडिपेंडेंटली काम करती है। मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव याद करो, महंगाई को 2 to 6% सीपीआई में कंट्रोल में रखना है। सो नाउ यू हैव टू डू थ्री थिंग्स। आईएएस एग्जाम पास करना है, एसएससी एग्जाम भी पास करना है, उसी साल कैट एग्जाम भी पास करना है। तो भाई नहीं संभव है, बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है, नहीं इतना संभल पाता। दैट इज द मंडेल फ्लेमिंग ट्रायलेमा। डायलेमा मतलब दुविधा, तो ट्रायलेमा मतलब क्या, त्रिविधा, तीन अलग अलग रास्ते। अब इसे हम लोग समझते हैं कि बोलना क्या चाहता है। देखिए इंडिया में हमने देखा था बहुत सारे सेक्टर में हमने 100% लिमिट है एफडीआई की, तो उस हिसाब से फार्मास्यूटिकल, आईटी सेक्टर, ई कॉमर्स, बहुत सारे में ढेर सारे डॉलर्स और बाकी फॉरेन करेंसी आई होगी कब, 2020 में। क्योंकि उसको बता कोरोना के एंड पार्ट में ऐसा हुआ था, दे दनादन बहुत सारे पैसे उन्होंने इन्वेस्ट किए, वो क्यों किए थे, पिलर 1 से में हमने उसकी रीजनिंग समझ ली थी शेयर मार्केट में। तो ओके, फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल तो हो गया, और हम उसको बंद भी नहीं कर सकते, रोक भी नहीं सकते, दिस इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट जॉब्स इन इंडिया, प्रोडक्शन इन इंडिया, इट इज रिक्वायर्ड। लेकिन अब इससे तकलीफ क्या होगी कि दे दनादन ये एफडीआई वाले फार्मा, आईटी, लर्निंग सेक्टर में ढेर सारे डॉलर्स दे रहे हैं, तो डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी। तो अगर 75 रुपीज का डॉलर था वो अब 73 का हो जाएगा, या हम कहें वो सस्ता हो जाएगा। क्योंकि आप समझो डॉलर का सप्लाई अगर बढ़ेगा, जो भी चीज का सप्लाई बढ़ता है वो सस्ता हो जाता है। तो ऑनियन समझो पहले 75 में मिलता था, अभी ऑनियन 73 में मिल रहा है, ऑनियन सस्ता हो गया। अब सोचो ऑनियन नहीं डॉलर था, तो डॉलर सस्ता हो गया, डॉलर सस्ता हो गया तो वो एक्सपोर्टर के हक में नहीं है, हमने देखा वैसी बात है। सपोज भाई पहले एक डॉलर की वैल्यू थी 75, अब मान लीजिए हो रही है 73, तो ये इस तरफ जा रहे हैं, तब क्या बोले, रुपया स्ट्रॉन्ग हो रहा है, डॉलर वीक हो रहा है, तो ये एक्सपोर्टर्स नाराज हो जाएंगे, भाई हमें मजा नहीं है, क्यों मजा नहीं है, कल आप देखा। और ऐसा असल में हुआ है, जिस मेरे दिमाग के ऊपर नहीं है। आप ये देखो 2020 के अंदर, ये अक्टूबर है और ये दिसंबर है 2020 की हम बात करें, और फिर आगे और बढ़िए 2021 फरवरी तक, ये ऐसे ऐसे जा रहा है। ये डॉलर की वैल्यू है जो पहले इधर देखो करीब 75 थी, जो नीचे आते आते ये करीब 72 हो गई। तो यानी कि हम क्या समझ रहे हैं इधर कि नाउ डॉलर इज गेटिंग वीक इन द ईयर 2020-21। क्यों, क्योंकि ये सब फॉरेनर्स आ गए भाई, एफडीआई एफडीआई लेके बहुत सारा डॉलर्स लेके आ गए, इसलिए ऐसा हो रहा है। एंड दिस विल क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर इंडियन एक्सपोर्टर्स, जो पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया। तो हम वापस आते हैं, अपनी ट्रायलेमा क्या थी। पहला, फ्री फ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल की एफडीआई एफडीआई देना अलाउ कर दिया, आईएएस एग्जाम पास कर ली। अब आप बोले तुम एसएससी एग्जाम भी पास करो, कि मतलब नाउ यू कीप द एक्सचेंज रेट स्टेबल। तो कहां से हो सकता है भाई, पिछली स्लाइड में देखा ना, ये तो एफडीआई को इतना अलाउ किया, इसलिए तो ये डॉलर ऐसा अचानक से चेंज हो गया उसका प्राइस। तो यानी कि दो काम साथ में ना हो पाए, फ्री फ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल अलाउ किया तो एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी चली गई, ये एक बात है। अब इसके चलते तीसरी प्रॉब्लम आएगी कि मॉनेटरी पॉलिसी भी ठीक से काम नहीं करेगी, जो 2 to 6% रेंज में उसने इन्फ्लेशन को काबू में करना था। अब वो कैसे हम समझते हैं। देखिए मैंने आपको आगे बताया कि स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस के साथ जुड़ा कि अच्छा ये जो एक्स्ट्रा डॉलर्स आए, आरबीआई उनको बाय कर लेगा, और उन फॉरेनर्स को आरबीआई रुपया करेंसी देगा, ये हमने देखा। और फिर कैसे वही रुपया करेंसी लेके ये फॉरेनर्स तो अपना ही सब फ्रूट वेजिटेबल और सब लेके चले जाएंगे, तो लोकल पब्लिक के लिए कुछ कमोडिटीज नहीं बचेगी, शॉर्टेज हो जाएगी, तो इंडिया में इन्फ्लेशन यानी महंगाई हो जाएगी, व्हीट, शुगर, ऑनियन, स्पाइसेस, मेडिसिन, हर चीज में। तो फिर हमने देखा कि कैसे आरबीआई ने ओपन मार्केट ऑपरेशन में ये सब गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करी, और एक्स्ट्रा रूपी करेंसी कुछ दूसरे इन्वेस्टर से उसने सब कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, ताकि मनी सप्लाई सेम टू सेम रहे। ये प्रोसेस स्टेरिलाइजेशन का। अब इसको ऐसे विजुलाइज करो कि आरबीआई के पास एक वैक्यूम क्लीनर था, जिसकी मदद से उसने ये सब रुपये सब कर लिया। पर अगर आप वैक्यूम क्लीनर की भी एडवर्टाइजमेंट देखते हो तो उसके अलग अलग साइज आते हैं, कि सपोज उसकी 5 किलोग्राम या 5 लीटर कैपेसिटी है, 10 लीटर कैपेसिटी है, बड़े बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी में बड़े साइज के होते हैं, 25-25 लीटर की कैपेसिटी। तब समझो ये जो वैक्यूम क्लीनर है, जो पैसा सब कर रहा है, उसकी भी तो कैपेसिटी होगी ना, कि सपोज आरबीआई के पास जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है उसकी मदद से वो 500 करोड़ सब कर सकता है मनी, फिर 600 करोड़ होगा तो वैक्यूम क्लीनर ही फट जाएगा। वही तकलीफ है कि एंड रिजल्ट क्या होगा। सपोज यहाँ पर ये गड्डियाँ थी, 1 2 3 4 गड्डियाँ थी, तो आरबीआई उसमें से 1 2 और 3 गड्डियाँ सब कर पाई। उतना ओपन मार्केट ऑपरेशन में गवर्नमेंट सिक्योरिटी उसके पास होगा जो बेच के उसने इतना 3 गड्डियाँ नोटों की उसने बंडल सब की, पर फिर भी एक बंडल रह गया। दो कारण हो सकते हैं, या तो आरबीआई के पास उतनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं थी, या ऑप्शन बी सामने कोई इन्वेस्टर उसको पैसा नहीं कि नहीं गवर्नमेंट सिक्योरिटी इतनी ब्याज पे इतनी पे हमको मजा नहीं आ रहा है। आइदर वे जो वैक्यूम क्लीनर था वो पूरा सक नहीं कर पाया। सो एंड रिजल्ट इज रिजर्व बैंक सारा पैसा खींच नहीं पाया, तो जितना अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा रुपया बाजार में रह गया वो महंगाई पैदा करेगा, क्योंकि हम जानते हैं अगर मनी सप्लाई एक्स्ट्रा होगा लेकिन मार्केट में उतने ऑनियन टोमेटो नहीं होंगे तो मिसमैच हो जाएगा और महंगाई बढ़ जाएगी। सो एंड रिजल्ट विल बी बिकॉज़ देयर आर सम एक्स्ट्रा रुपीस लेफ्ट ओवर इन द मार्केट आफ्टर दिस एंटायर प्रोसेस, देयरफॉर देयर विल बी सम इन्फ्लेशन, थोड़ा तो महंगाई बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि वो फॉरेनर्स के पास कुछ रुपया बच गया तो वो उससे क्या खरीदेंगे और चले जाएंगे, तो ऑनियन और व्हीट वगैरह की शॉर्टेज है। तो आप याद करो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी पिलर 1 2 उसकी रिस्पांसिबिलिटी पहले क्या थी कि इन्फ्लेशन महंगाई को 2 to 6% कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की रेंज में कंट्रोल करे, वो आरबीआई नहीं कर पाएगा।
और वो हकीकत है। आप देखते हैं कि वो उसके बाद के जो साल गए खासकर 2022 तो 6% के ऊपर ही महंगाई रही है, 7% के आसपास। ऑफकोर्स उसमें वो रशिया यूक्रेन क्राइसिस भी जिम्मेदार है, पर इसका भी कुछ तो आफ्टर शॉक रहा होगा। तो बस वही था मंडेल फ्लेमिंग ट्रायलेमा। वो क्या बोलता है 3 एग्जाम पास नहीं हो सकते, आईएएस, एसएससी एंड कैट। हाँ, तो फ्री फ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल अलाउ किया, तो एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी खराब हो गई। वो स्टेबल करने के लिए बहुत सारे उसने डॉलर्स परचेज कर लिए, तो मार्केट में रुपया बढ़ गया। वो रुपया सक करने गया, अपन सारा रुपया सक नहीं कर पाया, तो इन्फ्लेशन काबू में नहीं रहा। यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी जो इंडिपेंडेंटली काम करनी चाहिए, अच्छे से काम करनी चाहिए, वो नहीं कर पाई। दे कुड नॉट कंट्रोल इन्फ्लेशन। अब यहाँ पर कुछ लोग भावुक हो जाए, वो क्या कहेंगे, देखो येन, यूरो, पाउंड ये सब भी आते हैं ना, तुम सिर्फ डॉलर डॉलर क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं आपको सिंपल एग्जांपल देना चाहता हूँ। मैं उधर 25 करेंसी ऐड करूंगा तो आप समझो ये फॉन्ट एकदम छोटे-छोटे हो जाएंगे, फिर आपको कुछ दिखेगा नहीं क्या चल रहा है। फिर दूसरे सेट के लोग ऐसे होते हैं कि नहीं मुझे इसमें 500 जाके और काउंटर है, ऐसा नहीं और ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा नहीं और ऐसे क्यों नहीं किया। तो भाई देखो मंडल फ्लेमिंग ट्रायलेमा में 3 स्टेप थे, एमसीक्यू पास करने के लिए याद रखो और आगे बढ़ो। और सजेशन आप गवर्नर को भेजो, पर वो करने बैठे तो सिलेबस कब खत्म करोगे। सो वी लर्न अबाउट दिस मंडल फ्लेमिंग ट्रायलेमा, उसका भी सब माइंड मैप चार्ट टाइप का बना के आपके हैंडआउट में दिया है, सुकून से उसको देखना। यहाँ पर हम लोग एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के दौरान आप एक ये पीवाईक्यू ट्राई करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। थ्री मोर मिनट्स। थर्टी मोर सेकंड्स। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो आपने ब्रेक के दौरान क्वेश्चन स्टेटमेंट्स तो पढ़ लिए होंगे। आई विल डायरेक्टली स्टार्ट द वोटिंग लाइन, ABCD जो ठीक लगता हो। योर वोटिंग लाइन एंड टाइमर स्टार्ट्स इन 3 2 1 स्टार्ट। ज्योति, प्रियांशु, हिमशिखा, गुलशन, साक्षी, शैलेश, अभिषेक, आनंद, अनूप, मोनी, शुभम, चित्रा, गौरव, पलक, ऐश्वर्या, साध्वी, ओजस्वी, इकरा, धीरेन्द्र, प्रांजलि, प्रशांत, अभीश, छवि, लक्ष्य, अमरेश, दीपक, ये सब लोग। फिर निशांत, अक्षर, विश्वरतन, रोहन सिंह, मोहित, इशिका, आकांक्षा, रुचिर, नवनीत, गौरव, नरेश। आंसर्स देखिए, प्राइमरी मार्केट की जहां फर्स्ट टाइम कोई कंपनी के शेयर इशू होते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर, IPO। आपने IPO में कोई शेयर खरीदा, सपोज होगा, फिर आपको मजा नहीं आ रहा है, उसको रीसेल करना चाहते हैं, आप जाते हैं सेकेंडरी मार्केट में। तो ये जो FPI वाले हैं वो मोस्टली सेकेंडरी मार्केट में एक्टिव होते हैं, क्योंकि उसको क्या जल्दी जल्दी बाय सेल करके निकलना है 1-2% प्रॉफिट कमाकर। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोला है कि FPI बेटर मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी वगैरह लेके आता है। FPI वाले को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं, वो तो अभी पैसा लाएगा, अगले महीने भाग जाएगा। सो दिस इज रॉन्ग। फिर सी ऑप्शन क्या कहता है कि FDI वाला सेकेंडरी मार्केट में आता है, जबकि FPI वाला प्राइमरी मार्केट में आता है, जबकि FPI तो मेनली शेयर मार्केट या सेकेंडरी मार्केट में घूमता है रीसेल करने के चक्कर में। तो ये भी गलत है। थर्ड डी स्टेटमेंट क्या कहता है कि FPI ज्यादा स्टेबल होता है FDI से, तो वो भी गलत है। FPI वाला तो तुरंत पैसा निकाल के भाग जाता है, जिसको हम कहते हैं हॉट मनी। अभी सारी चीजें क्या थी कल हम आराम से पढ़ चुके हैं, आधे घंटा वो सब देख के। सो बिकॉज द अदर 3 स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, तो जो बचा वो जवाब होना चाहिए। तो जवाब क्या है? ऑप्शन बी कि FPI कैपिटल अवेलेबिलिटी इन जनरल बढ़ाता है, कि सपोज भारत के लोकल इन्वेस्टर अगर 100 करोड़ सप्लाई कर रहे हैं तो FPI वाले खुद के और 200 करोड़ लेके आते हैं। Whereas FDI only targets specific sectors, correct? For example, FDI does not target tobacco, क्योंकि हम जानते हैं टोबैको सेक्टर में या कैसीनो सेक्टर में FDI की अनुमति नहीं है, तो इसलिए FDI सिलेक्टेड सेक्टर्स में ही डालता है पैसा। FPI वाला इन जनरल पूरे मार्केट के अंदर थोड़ा पैसा वो बढ़ा देता है। अब कुछ FPI वाला भी टोबैको या कैसीनो कंपनी के शेयर्स नहीं खरीद सकता, पर इन जनरल जो पूरे प्राइमरी या सेकेंडरी मार्केट में जितना कैपिटल अवेलेबल है, तो इंडिया के लोग डालते 100 करोड़ था, तो ये कुछ तो ज्यादा लेके आ रहे हैं। सो द आंसर इज बी। ऐसे और भी 2-3 प्रश्न पूछे जो बाकी के ब्रेक्स में हम लोग समझेंगे। तो हम लोग देख रहे थे मंडेल फ्लेमिंग ट्रायलेमा की एक साथ 3 काम नहीं हो सकते।
ये भी क्यों समझा, बिकॉज दिस इज गिवन इन इकोनॉमिक सर्वे, और ये भी करीब समझो 2 साल पहले आया था। अपन यूपीएससी की ये भी खराब आदत है कि कई बार इकोनॉमिक सर्वे में जो 2-3 साल पहले कुछ लिखा गया हो, उसका अभी वो पूछना चालू करते हैं। सो देयरफॉर यू नीड टू बी अवेयर। अब यहाँ पर हमने देखा 2020 का ये रियल डेटा था, करंट अकाउंट में भी सरप्लस और कैपिटल अकाउंट में भी सरप्लस। तो पॉजिटिव फिगर वाइज का मतलब क्या, बहुत सारे डॉलर्स आ रहे हैं और आरबीआई वो डॉलर्स को बाय कर रहा है। आरबीआई विल एब्जॉर्ब दोस डॉलर्स और नेट आंसर जीरो ला रहा है। लेकिन अगर हम चले पुराने जमाने में, बिफोर 1991, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के टाइम में, तो उस जमाने में तो करंट अकाउंट में बहुत बड़ी बड़ी डेफिसिट हुआ करती थी। करंट अकाउंट में डेफिसिट क्यों होती थी? क्योंकि उस वक्त हमारे एक्सपोर्ट्स खास थे नहीं। सर्विसेज के नाम पे आईटी, कॉल सेंटर, इन्फोसिस ये सब बनना बाकी है। गुड्स के नाम पे अब कार और स्कूटर हम जो बनाते थे वो कोई ऐसे जोरदार क्वालिटी के नहीं थे कि कोई फॉरेनर्स उसको खरीदना पसंद करे। आप तो जोरदार कार और स्कूटर क्यों नहीं बना रहे थे? क्योंकि उस वक्त लाइसेंस कोटा इंस्पेक्टर राज था, जिसमें बिजनेस करने में कोई सुगमता नहीं था। देयर वाज नो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। वो पूरा मामला क्या है, पिलर 4 में हम समझेंगे, लाइसेंस कोटा इंस्पेक्टर राज। एज अ रिजल्ट करंट अकाउंट वुड हैव हैवी डेफिसिट। कैपिटल अकाउंट मतलब एफडीआई वगैरह, उसमें ठीक है पैसा आता होगा, बहुत ज्यादा नहीं। उस जमाने में सरकार को डर लगता था कि थप्पड़ से डर नहीं लगता, सीआईए और अमेरिकन डोमिनेशन और उनके जासूस आएंगे, सब इकट्ठा करके जेम्स बॉन्ड टाइप का कर देंगे और हमारी सरकार गिर जाएगी, ऐसा सब डर लगता था। इसलिए वो एफडीआई एफपीआई वगैरह को बहुत अलाउ नहीं करती थी। ज्यादा सेक्टर में 0% या मे बी 20% एफडीआई अलाउ किया, क्योंकि उनको डर लगता है ऐसी ज्यादा एफडीआई अलाउ करेंगे, फर्जी शेल कंपनी खोल के ये लोग उसमें पैसा डालेंगे और अपने जो भी स्लीपर एजेंट है या हमारी ऑपोजिशन पार्टी वाले हैं उनको पैसा डर लगता है। और फिर ये भी सोचिए, अच्छा नहीं तो सब आएगी कोका कोला कंपनी और सब स्मॉल फार्मर और स्मॉल ट्रेडर का सब बिजनेस चौपट हो जाएगा, वॉलमार्ट के मॉल बनेंगे, तो हमें स्वदेशी चीज चाहिए, ईस्ट इंडिया कंपनी वापस नहीं आनी चाहिए, एंड सो ऑन। इसलिए एफडीआई में बहुत सारे लिमिट्स थे, तो एफडीआई बहुत ज्यादा आता नहीं था। अब यहाँ पर समझो सीन क्या बनेगा, करंट अकाउंट के अंदर डेफिसिट बड़ी है माइनस, कैपिटल अकाउंट में सरप्लस है पर वो इतना इनफ नहीं है, तो जब आएगा नेगेटिव माइनस बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो इससे क्या होगा, आरबीआई ने मार्केट में डॉलर को सप्लाई करना पड़ेगा, आरबीआई की खुद की फॉरेक्स तिजोरी खाली हो जाएगी, ऐसी सीन बनेगी। तो ऐसा जब भी बैलेंस ऑफ पेमेंट में नेगेटिव डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है, नेगेटिव आंसर आता है, वो क्यों आता है, उसके 4-5 कारण याद रखने हैं एमसीक्यू के लिए, पेयर टाइप क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कैन कॉज दिस, कि -50 कैसे हो गया ये। पहला हो सकता है कारण डेवलपमेंट डिसइक्विलिब्रियम, विकास में असंतुलन। भारत उस जमाने में ऐसा गरीब देश था कि कोई ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति आनी बाकी है, तो व्हीट राइस कोई भी प्रोडक्शन ठीक से नहीं हो रहा, तो मतलब सामान्य से अनाज भी है, सामान्य से दवाई भी है, उसको भी आपको इंपोर्ट करना पड़े, तो स्वाभाविक करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ती है, दैट वाज वन रीजन, क्योंकि विकास नहीं था। दूसरा, कंज्यूमरिज्म एंड डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट, मतलब उस वक्त थोड़े बहुत जो लोग अमीर हो गए थे, तो फिर वो नहीं, अभी मुझे ये विमल या रेमंड का शर्ट नहीं पहना, मुझे तो गुकी के और ये जो भी फॉरेन ब्रांड है उसी के कपड़े पहने, सो दे वांटेड टू कॉपी वेस्टर्नाइज्ड लाइफस्टाइल, इसलिए स्विट्जरलैंड की रिच वॉच स्पोर्ट का ये सब इंपोर्ट बहुत ज्यादा हो, तो उससे भी अपने बीओपी को हानि होगी, क्योंकि करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाता है। तीसरा, स्ट्रक्चरल डिसइक्विलिब्रियम, स्ट्रक्चर मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, कम्युनिकेशन, अगर ये सब ठीक नहीं होगा तो प्रोडक्शन अच्छा नहीं कर सकते, उसको जल्दी से शिपिंग पोर्ट तक नहीं पहुंचा सकते, उधर से एक्सपोर्ट नहीं हो सकता, तो इसलिए भी एक्सपोर्ट इंप्रूव नहीं हो रहे थे। चौथा, सेक्युलर या लॉन्ग रन या लॉन्ग टर्म डिसइक्विलिब्रियम, वो ऐसी बात है कि अगर आप देखो 1947 से लेके 1991 तक कितने सारे साल गए। अब मैं सीसेट मुझे एग्जाम में देना, तो मैं पूरा एग्जैक्ट नहीं, मैं बोलूँ कि चलो 50 साल के, 50 साल में क्या हुआ, पाए कुछ खास नहीं हुआ। फिर आप सोचो 2000 तक क्या हुआ, मतलब ठीक ठीक, अच्छा चलो प्लस में 3 प्लस 2। अब आप देखो कितनी फास्ट तेजी हो रही है, क्या अगर 2020 से लेकर 2023 तक देखो तो मतलब 4-5 प्लस में डाल देता। इतने सारे आईफोन से लेकर हर चीज बन रही है और सब लोग आना चाहते हैं। इसका कारण क्या है, जो यंग नेशंस होते हैं उनके एक्सपोर्ट्स तुरंत नहीं डेवलप होते, वो सब प्रोग्रेशन ऐसे चलता है, ग्राफ ऐसे होता है, फिर अचानक से ऐसे चलता है, जिसको अंग्रेजी वो मैथ्स में कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, 2 4 8 16 64, उसके बाद 256 या 128 जो भी आता, मतलब वो इस स्पीड में बढ़ते हैं। तो जब यंग स्टेज में होता है 2 4 8 वाले में, तब हमेशा ये तकलीफ होती है। वो लॉन्ग टर्म में वो डिसइक्विलिब्रियम ठीक होने की चांस रहती है। टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस आप समझते हैं, सिक्लिकल डिसइक्विलिब्रियम, कोई भी इकोनॉमी में बूम बस्ट, तेजी मंदी चलती है, तो जब मंदी का माहौल चलता है तो स्वाभाविक उस वक्त बैलेंस ऑफ पेमेंट में खराब हो जाता है। तो ये सबके चलते बैलेंस ऑफ पेमेंट का आंसर नेगेटिव में आ गया, करंट अकाउंट में डेफिसिट था, कैपिटल में सरप्लस था, इनफ नहीं था, तो इसलिए नेगेटिव हो गया ओवरऑल। अब जब भी ऐसा होगा, इसका मतलब क्या, भारत में डॉलर की शॉर्टेज हो जाएगी, कि बाहर से पैसा आ नहीं रहा है, डॉलर की शॉर्टेज हो जाएगी तो डॉलर स्ट्रांग हो जाएगा, कि सपोज $1 40 में मिलता है वो 80 का हो जाएगा, और 80 भी नहीं, वो तो ऐसी सिचुएशन की कोई डॉलर आ ही नहीं रहा है, तो $1 मान लीजिए पहले 60 में मिलता, तो अभी उसका प्राइस हो जाए 600, क्योंकि एक ही आदमी के पास डॉलर है, वो तो मुंह मांगी रकम है, तुमको जाना है ना बाहर, तुमको इंपोर्ट करना है गाड़ी, तुमको अपने बच्चों को अमेरिका कहना देना, तो मुझे $1 के लिए 600 रुपये, तो मैं तुम्हें डॉलर सप्लाई नो, सो नाउ दे विल जस्ट चार्ज एनीथिंग दे वांट। अब ऐसी जो आग लगेगी उसको कैसे सॉल्व किया जाए, वेरी लिटिल डॉलर इज कमिंग, तो अब आरबीआई ने अपने फॉरेक्स रिजर्व से मार्केट के अंदर डॉलर सप्लाई करने चाहिए इन लोगों को, ये सब लोग जो बैठे लाइन में, आई मस्ट सेल डॉलर्स फ्रॉम माय फॉरेक्स रिजर्व टू गेट द नेट इफेक्ट जीरो, वरना तो तकलीफ हो जाएगी, बहुत करेंसी लोकल करेंसी बहुत वीक हो जाएगी। हाँ, तो आप समझो करंट अकाउंट में मान लीजिए -100, कैपिटल में +50, एरर ओमिशन मान लीजिए 0, तो नेट बैलेंस ऑफ पेमेंट था -50। अभी माइनस था, तो इसको जीरो लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिजर्व चेंज के नाम पे आरबीआई ने अपने फॉरेक्स रिजर्व से मार्केट के अंदर $50 बिलियन सप्लाई करने पड़ेंगे, तब जाके ये प्लस माइनस कैंसिल होगी, नेट आंसर जीरो है। सो आई हैव टू सेल डॉलर्स फ्रॉम माय फॉरेक्स रिजर्व टू गेट नेट आंसर जीरो। आप यहाँ तक कर दो, इसमें क्या है भाई, आरबीआई के पास कोई प्रिंटर थोड़ी रखा है, उसके पास ये तिजोरी मान लीजिए कि $20 बिलियन ही पड़े और इधर 50 चाहिए, तो 20 सप्लाई करें, बाकी तो 30 के लिए फिर आईएमएफ के पास जाके भीख मांगनी पड़े। सो दैट वाज द प्रॉब्लम। 1991 में मेरी तिजोरी खाली थी, आई डिड नॉट हैव इनफ डॉलर्स इन दिस रिजर्व, तो फिर आईएमएफ के पास जाना पड़ा, आईएमएफ भी उसको भी फिर कि नहीं अब तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा, चलो आप आईएमएफ ने लोन दिया अपन शर्त करी कि तुम मुझे गोल्ड गिरवी रखो, तब मैं तुम्हें लोन दूंगा। तो फिर आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आरबीआई को कुछ डॉलर लोन में देता है ताकि ये इधर सेट हो जाए। साथ ही साथ आईएमएफ ने और शर्तें करी कि अब से तुमने अपनी इकोनॉमी को ओपन करना होगा, खुला करना होगा, या दूसरे शब्दों में कहे कि एफडीआई को लिबरलाइज करो, कि जहां 20% एफडीआई था अभी उसको कर दो 100%, प्राइवेटाइजेशन को प्रोत्साहन दो, प्राइवेट सेक्टर के बैंक होने चाहिए, ग्लोबलाइजेशन को प्रोत्साहन दो, कि कोका कोला पेप्सी सब लोगों को इधर अपने फैक्ट्री खोलने दो, सब कुछ अलाउ करो, तो उसे हम कहते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यानी एलपीजी रिफॉर्म्स जो 1991 में लिए जाते हैं। उसके बारे में हम लोग पिलर 4 में और आराम से पढ़ेंगे। तो ये हमने समझा कि कब डॉलर स्ट्रांग होता है, कब वीक होता है, उसे किसको मजा आता है, क्यों मजा नहीं आता है, कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, वो सब आपके हैंडआउट में पेज 541 पे दिया है, उसको कल देखना है, कल जब लेक्चर खत्म हो गया, देन इट विल मेक सेंस टू यू। तो मतलब ठीक है, लंबी कहानी करनी पड़ेगी क्योंकि समझाना है, बट व्हेन यू अंडरस्टैंड इट तो फिर तो समझो वो इतना एक ही चार्ट है, पूरी कहानी। सो वी लर्न अबाउट द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। अब आगे का मुद्दा है कि ये तुम कब से बोल रहे हो फॉरेक्स रिजर्व, फॉरेक्स रिजर्व, तो फॉरेक्स रिजर्व है क्या? आरबीआई का एक बफर फंड है जिसके अंदर करीब $500 बिलियन से ज्यादा माल पड़ा है। अब ये पैसा जो पड़ा है वो अलग अलग जगह पर असल में इन्वेस्टेड है। कुछ तो आरबीआई के पास फॉरेन करेंसी एसेट्स है, मतलब डॉलर, येन, युआन, पाउंड वगैरह। अब आरबीआई चाहे तो कैश में भी रख सकता है डॉलर को, पर कैश में रखेगा तो उसमें आरबीआई की कोई इनकम नहीं होगी। इनकम कब होती है, जब इन्वेस्ट करोगे। तो आरबीआई के पास जो फॉरेन करेंसी आती है उससे वो यूएस गवर्नमेंट के ट्रेजरी बॉन्ड्स, जापानीज गवर्नमेंट के बॉन्ड्स, ऐसा सब खरीद लेता है। क्यों? क्योंकि खरीदेगा तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट कमाने मिलेगा, ब्याज कमा सके।
हाँ, तो याद रखना आरबीआई के फॉरेक्स रिजर्व में क्या होता है, फॉरेन करेंसी एसेट्स जिसको कैश में भी रख सकता है, पर ज्यादातर वो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर देता है फॉरेन गवर्नमेंट के, ताकि उसको इंटरेस्ट कमा सके। कलेक्टिवली ये 1 और 2 को हम कहते हैं फॉरेन करेंसी एसेट्स। दूसरा वो पैसा सब गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकता है। तीसरा वो आईएमएफ के एसडीआर स्पेशल ड्राइंग राइट्स और उसकी रिजर्व ट्रांसपोजिशन आरटीपी उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो क्या है आगे हम 1-2 ब्रेक के बाद जब आईएमएफ तक पहुंचेंगे तब समझेंगे। सो दिस इज आरबीआई का फॉरेक्स रिजर्व। उसका भी सब डेटा आपके हैंडआउट में दिया है, 2022 तक का दिया है, 2023 का क्यों नहीं है, उसका कारण वो 2024 में आएगा, अपनी एग्जाम कल सुबह नहीं है, तो फरवरी में जब इकोनॉमिक सर्वे रिलेटेड डेटा देगा तब हम देख लेंगे। तो ये फॉरेक्स रिजर्व में पैसा आता कैसे? जब भी फॉरेनर्स ढेर सारे डॉलर लेके इंडिया में आते हैं, आरबीआई डॉलर को सब कर लेता है और सब करता है तो इस फॉरेक्स में वो चले जाते हैं। दैट इज हाउ फॉरेक्स गेट्स एक्यूमुलेटेड। तो अगर आपने फॉरेक्स को और बढ़ाना क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करो, ज्यादा से ज्यादा एफडीआई को प्रमोट करो, तो जितना पैसा उस हिसाब से भारत में आएगा आरबीआई का फॉरेक्स एक्यूमुलेट होगा। पर ये सब फॉरेक्स क्यों रखना है, मतलब इसकी क्या जरूरत है, जितना पैसा उड़ा दो ना, क्या आप जॉब करते हैं, हाँ, तो क्या जितना कमाओ उड़ा दो, कोई पैसा सेव मत करो, बट यू हैव टू कीप सम मनी इन बफर। पहला, क्योंकि आपको एक्सचेंज रेट स्टेबल रखना है, तो उस हिसाब से आपको डॉलर की जरूरत पड़ती है, तो इस तिजोरी में पैसा होना चाहिए। ऐसे जो भी दूसरे एक्सटर्नल शॉक आ जाए, मान लीजिए कोरोना के चलते कोई प्रॉब्लम है या कुछ और है, तब भी आपको 1 डॉलर की जरूरत पड़ेगी। तीसरा, मान लीजिए गवर्नमेंट को या प्राइवेट सेक्टर को लोन चाहिए, लेकिन फॉरेन कंट्री से बहुत महंगे मिल रहे हो। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान और श्रीलंका को भी लोन चाहिए, उनकी इकोनॉमी बर्बाद है, लोन मिलेगा तो इकोनॉमी वापस खड़ी हो सकती है, पर वो वर्ल्ड बैंक के पास जाए, आईएमएफ के पास जाए, एक तो लोन पास नहीं करते हैं तो उसमें बहुत इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। अगर सोचो पाकिस्तान या श्रीलंका की सेंट्रल बैंक के पास अपने डॉलर होते, तो शायद वो वही डॉलर्स को गवर्नमेंट को दे देती लोन में, और गवर्नमेंट वाले उसे कुछ स्कीम चला के बिजनेसमैन को लोन देते हैं, एंड देन इट कुड हैव हेल्प द इकोनॉमी। तो ऐसी सिचुएशन के लिए भी आपके पास फॉरेक्स रिजर्व होना चाहिए। इंडिया के पास करीब 500-600 बिलियन डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व है। चाइना के पास करीब 3000 बिलियन डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व है। अब समझो 1 ट्रिलियन में होते 1000 बिलियन, तो 3000 बिलियन मतलब उसके पास करीब 3 ट्रिलियन डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व है। मतलब हमसे तो बहुत आगे, मे बी 6 टाइम्स ज्यादा है, 6 गुना ज्यादा है हमसे आगे। चाइना के पास इतना फॉरेक्स आया कहां से? तो भाई आप समझो ईमानदारी से तो बन नहीं सकता, मैनिपुलेशन से बना है। वो करेंसी एक्सचेंज को कैसे मैनिपुलेट करता है, आगे हम लोग करेंसी वॉर में समझेंगे। वो एक कारण है। वो युआन को कमजोर रखता है ताकि उसकी एक्सपोर्ट प्रमोट हो जाए। कई बार उसका आरोप लगता है कि वो प्रिजनर को मुफ्त में मजदूरी करा के, जेल वालों के कैदियों से काम करा के बनाता है। बहुत सारे वर्कर्स को ठीक सैलरी भी नहीं मिलती, और सबको एक्सप्लॉइट कर करके वो अपने प्रोडक्ट्स बनाता है, उसको भी बेच बेच के दे आर एक्यूमुलेटिंग थिंग्स। वो क्या मेंस में और सुकून से समझेंगे। अब आप कहें तो देखो ये तो चाइना के पास इतने पैसे हैं, तो ये तो बहुत ही खुशी की बात है फ्रॉम चाइनाज पॉइंट ऑफ व्यू कि देखो इनके पास कितना पैसा है। वेल नॉट नेसेसरीली। समझो उसने जो लार्ज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बनाया है 3 ट्रिलियन डॉलर का, ईमानदारी से नहीं बनाया, मैनिपुलेशन से बनाया है। वो ऐसा कि वो अपनी लोकल करेंसी को जानबूझ के वीक रखता है कि सपोज 1 डॉलर 6 युआन होना चाहिए, तो वो जानबूझ के युआन को प्रिंट कर करके मार्केट में सप्लाई करेगा जब तक युआन 7 युआन पे नहीं पहुंच जाता 1 डॉलर। तो वो हमेशा लोकल करेंसी को डेलिबरेटली बहुत ज्यादा सप्लाई करता है, प्रिंट करता है, ताकि मार्केट में वो लोकल करेंसी वीक रहे, ताकि उसका एक्सपोर्ट को फायदा मिले। पर अगर उसकी लोकल करेंसी वीक है, 6 नहीं 7 युआन है, तो जब भी वो माल इंपोर्ट करेगा तो उसको महंगा पड़ेगा, जब भी क्रूड ऑयल या कुछ इंपोर्ट करे। तो इसलिए चाइना में इन्फ्लेशन की भी तकलीफ होती है, क्योंकि फॉरेक्स भंडार को बड़ा करने के लिए जानबूझ के उसने अपनी स्थानिक मुद्रा को, लोकल करेंसी कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियली वीक रखा है। तो इंपोर्ट जब भी करता है कोई चीज महंगी पड़ती है उनको। दूसरी एक तकलीफ है कि ऐसा उन्होंने 3 ट्रिलियन डॉलर तो लॉक कर दिया ना फॉरेक्स रिजर्व में। ये बात सही है कि उन्होंने यूएस ट्रेजरी बॉन्ड खरीद के रखे इसके, पर यूएस ट्रेजरी बॉन्ड का रेटिंग याद करो, करीब ट्रिपल ए रेटिंग, मतलब वो तो मुश्किल से 1-2% ब्याज देता है। ऑफ कोर्स क्वांटिटी के हिसाब से 1-2% इज आल्सो वेरी हाई नंबर फॉर 3 ट्रिलियन डॉलर, पर फिर भी वो पैसा लॉक हो चुका है। बाकी सब डेवलपमेंट के काम के लिए अवेलेबल नहीं, हेल्थ, एजुकेशन, पॉवर्टी रिमूवल, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सब काम हो नहीं पाते क्योंकि इनका पैसा वहां फंसा है। सो दीज आर नेगेटिव इंप्लीकेशंस। जब आप बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट फोकस करते हैं, अपनी करेंसी वीक रखते हैं, अपने फॉरेक्स को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। देखिए सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी क्या होते हैं, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर। उसको एक और दूसरे तरीके से भी क्लासिफाई कर सकते हैं कि ये सेक्टर एक्सपोर्टेबल है कि नहीं। फॉर एग्जांपल हेल्थ, एजुकेशन एंड रोड्स, क्या इसको आप उखाड़ के एक्सपोर्ट कर सकते हो? जवाब है नो। स्कूल है उखाड़ के कहीं अमेरिका भेज सकते हो, हॉस्पिटल उखाड़ के भेज सकते हो नहीं। तो यानी कि ये नॉन ट्रेडेबल है, इसको आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। ऑन द अदर हैंड कुछ सेक्टर ऐसे होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, जेम्स, ज्वेलरी, फूड प्रोसेसिंग, जिसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो जो एक्सपोर्टेबल है ऐसे सेक्टर्स को हम कहते हैं ट्रेडेबल सेक्टर्स, जो एक्सपोर्टेबल नहीं है ऐसे सेक्टर्स को हम कहते हैं नॉन ट्रेडेबल सेक्टर्स। अब चाइना को क्या लालच लगी है कि हमें अपना फॉरेक्स रिजर्व बहुत अक्यूमुलेट करना है और इसके लिए हमें तो एक्सपोर्ट को प्रमोट करना है। तो उनकी गवर्नमेंट की जो भी टैक्सेशन, सब्सिडी, सस्ते लोन वगैरह की स्कीम्स होगी वो किसको टारगेट है? इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, जेम्स, ज्वेलरी, फूड प्रोसेसिंग। वो कोई हेल्थ, एजुकेशन, रोड वगैरह बनाने में, ठीक है, एक्सपोर्ट में मदद मिले उतना रोड बनाओ, गांव-गांव तक गरीब लोग का कल्याण, इसलिए रोड बनाना है ऐसा कोई उनकी दरकार नहीं। सो एज अ रिजल्ट जो नॉन ट्रेडेबल या नॉन एक्सपोर्टेबल सेक्टर्स हैं उसको लेस अटेंशन मिलता है चाइना में। वहां लोन, टैक्स, सब्सिडी के फायदे कम जाते हैं, चाहे उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट हो या नीचे उनकी प्रोविंशियल प्रांतीय सरकार हो। तो इसलिए वहां पर ह्यूमन डेवलपमेंट इतना अच्छा नहीं हो पाता। अब कुछ लोग झंडा उठाएंगे कि नहीं चाइना का ह्यूमन डेवलपमेंट भारत से तो बेहतर ही, अगर आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देख लो। आई एग्री विथ यू। वन जो इकोनॉमिक सर्वे ने कहा वो मैंने आपको बताया, उसमें भी सोचने की बात है, एवरीथिंग इज रिलेटिव, सापेक्ष में। सपोज चाइना ने ये जो सब बदमाशियां की है और उसका ह्यूमन डेवलपमेंट का रैंक हो सपोज 50, इंडिया का मान लीजिए 130, तो आई एक्सेप्ट कि वो हमसे आगे है। पर चाइना ये सब नहीं करता, हेल्थ एजुकेशन पे फोकस करता, शायद उसका रैंक हो जाता फर्स्ट। तो 50 तक है तो वो भी लॉस में तो है ही ना, वो सब नॉशनल यानी काल्पनिक लॉस है, पर लॉस है। खैर, तो फॉरेक्स रिजर्व की मतलब क्या साइज होनी चाहिए? क्या 3 ट्रिलियन डॉलर होनी चाहिए? इतना सारा पैसा अनप्रोडक्टिव लॉक कर दोगे तो तकलीफ क्या होती है, जो हमने पिछली स्लाइड में देखी। कहा जाता है चाइना के अंदर 600 मिलियन लोग ऐसे हैं जो महीने में मुश्किल से 1000 युआन कमाते हैं, और 1000 युआन में बीजिंग के अंदर एक रूम का आप किराया भी नहीं चुका सकते। तो ऐसा भी नहीं है कि चाइना में बहुत ज्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट सबका हो गया है, कुछ लोगों का हुआ है, सबका नहीं हुआ है। सो अननेसेसरली मतलब वो 3 ट्रिलियन डॉलर उसमें लॉक नहीं करते, बीजिंग में ज्यादा हॉस्टल या कमरे बना देते तो शायद कल्याण और होता। क्या सो वी शुड नॉट कीप वेरी हाई अमाउंट ऑफ फॉरेक्स रिजर्व। सेकंडली, अच्छा तो 500 बिलियन इनफ होगा? उसमें भी डर लगता है भाई ये कम पड़ गया तो कोरोना हो गया तो, इफ इट इज लेस देन देयर विल बी मोर वल्नरेबिलिटी। तो कितना आइडियल होना चाहिए? व्हाट शुड बी द आइडियल साइज ऑफ फॉरेक्स? 500 बिलियन होना चाहिए, 3 ट्रिलियन क्या होना चाहिए? तो उसके लिए इकोनॉमिक सर्वे कहता है 3 इंडिकेटर्स आईएमएफ प्रिस्क्राइब करता है, उस हिसाब से देख लो। पहला कि आपकी आरबीआई के पास कम से कम इतना पैसा होना चाहिए कि 6 महीने के इंपोर्ट का जितना बिल आता है उतना सारा वो पे कर सके, उतना पैसा आरबीआई के पास होना चाहिए, डॉलर करेंसी या फॉरेन करेंसी। तो इसको आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे? रेशियो फॉरेक्स रिजर्व टू इंपोर्ट, ये मतलब सफिशिएंट होना चाहिए 6 महीने के लिए। दूसरा, भारत ने जितने एक्सटर्नल लोन लिए हैं, चाहे सरकार ने चाहे प्राइवेट सेक्टर ने, और वो शॉर्ट टर्म वाले मतलब अप टू 1 ईयर वाले, 1 साल की टेन्योर वाले जितने लोन हैं जो फॉरेन कंट्री से लिए, उन सबको चुका सके इतना आरबीआई के पास पैसा होना चाहिए। तो उसको हम क्या, रेशियो फॉरेक्स रिजर्व टू एक्सटर्नल डेट, वो ठीक ठाक होना चाहिए। और तीसरा कि जो भी मॉनेटरी एग्रीगेट्स है, सपोज मनी सप्लाई M3, तो उसके प्रोपोर्शन में कुछ परसेंटेज फॉरेक्स रिजर्व होना चाहिए। वो कितना वो इकोनॉमिक सर्वे ने प्रिस्क्राइब नहीं किया, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ना। तो फॉरेक्स रिजर्व की आइडियल साइज तय करने के कौन से इंडिकेटर है, याद रखना ये 3, रेशियो फॉरेक्स रिजर्व टू इंपोर्ट्स, रेशियो फॉरेक्स रिजर्व टू एक्सटर्नल डेट एंड रेशियो फॉरेक्स रिजर्व टू मॉनेटरी एग्रीगेट्स, जैसे मनी सप्लाई M3 वो पिलर 1 2 में पढ़ा।
ये चीज अभी जो लेटेस्ट सीएपीएफ एग्जाम हुई 2023 में, उसने सीधा पूछा, उसने 4 इंडिकेटर, चौथा कुछ गलत था कि फॉरेक्स डिवाइडेड बाय जीडीपी, तो वो इंडिकेटर असल में हम फोकस नहीं करते, तो वी थ्री आर इंपॉर्टेंट, तो दिस थ्री आर इंपॉर्टेंट। उसमें भी और भी आईएमएफ का ये रूल वो सब हैंडआउट में पढ़ना दिया है, यू कैन डू इट। अब तक हमने समझा फॉरेक्स रिजर्व और अच्छा अपने पास कुछ 500-600 बिलियन डॉलर का है, पर आजकल मित्रों सितंबर 2023 में ये था 598 बिलियन डॉलर्स, और फिर कम होकर अक्टूबर में हो गया 584, मतलब करीब 40 बिलियन डॉलर का लॉस हो गया। तो ऐसा अचानक लॉस कैसे हो गया? उसके दो कारण हैं, आरबीआई का इंटरवेंशन होता है, दूसरा वैल्यूएशन इफेक्ट होता है। आरबीआई का इंटरवेंशन कब? सपोज $1.75 की जगह 83 हो जाए, तो मतलब काफी आग लग गई है, इंपोर्ट अपने महंगे हो जाएंगे, उस वक्त आरबीआई आग बुझाने के लिए अपने डॉलर फॉरेक्स मार्केट में सेल करना चालू करेगा, सप्लाई करेगा डॉलर्स, तो उसके फॉरेक्स रिजर्व में मान लो पहले थे 600, अभी अगर 550 बचे, तो आप कहें ना 50 का लॉस हो गया। तो एक तो फॉरेक्स रिजर्व गिरता कब है? जब आरबीआई ऐसा इंटरवेंशन करे जहां पर उसने डॉलर्स सेल करने पड़े। दूसरा कारण, मैंने आपको बताया कि आरबीआई का फॉरेक्स रिजर्व मतलब उसमें गोल्ड भी हो सकता है। मान लीजिए उसके पास 100 किलो गोल्ड है, 100 भी नहीं, चलो 10 ग्राम ही गोल्ड है। अब 10 ग्राम गोल्ड का भी प्राइस सितंबर में 61,000 था, 6 अक्टूबर को गिर के 58 हो गया, अब कुछ वापस अभी चढ़ गया, अपन हम इजराइल पैलेस्टाइन आप जानते हैं, पर उस पॉइंट तक जब ये न्यूज़ हेडलाइन बनी होगी तब तक पॉइंट ऐसा था, क्यों गिर गया था। तो फिर आप जब आरबीआई के फॉरेक्स रिजर्व की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कि 10 ग्राम गोल्ड है बराबर, पर वो पहले 61,000 था, अभी 58 है, तो लॉस हो गया ना। अब कुछ उसने सेल नहीं किया, अपन उसकी नेटवर्क या जो भी आप गिनो उस हिसाब से तो कम हो गया, सो देयरफॉर इट हैज फॉलन। इसको हम कहते हैं वैल्यूएशन इफेक्ट, कि जब भी गोल्ड का प्राइस कम होता है तो आरबीआई के फॉरेक्स वैल्यू भी कम हो सकती है। तीसरा, मैंने आपको बताया आरबीआई के फॉरेक्स रिजर्व में अलग अलग फॉरेन करेंसी एसेट्स होती है। अब उसमें सोचो डॉलर की 100 यूनिट है, तो 1 जनवरी को डॉलर की डॉलर में वैल्यू कितनी थी? $100 इक्वल $100, 1:1 है वो तो। यूरो की कितनी वैल्यू थी? तो सपोज यूरो के भी 100 यूनिट्स थे, और उसकी तब वैल्यू क्या थी? सपोज डॉलर के अंदर कन्वर्ट करते तो 110 हो जाती, $110। तो टोटल जो भी मान लीजिए 100 प्लस 100 200, और वैल्यू के हिसाब से निकालो कितना होगा? $210। सो ऑन 1 जनवरी 2023 आरबीआई का फॉरेक्स रिजर्व सब टॉपिक फॉरेन करेंसी एसेट्स कितनी? 210। अभी क्या हुआ? यूरो की वैल्यू कम हो गई। वो कैसे कम हुई? मान लीजिए जनवरी में एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर एक एडवर्टाइजमेंट या प्रमोशनल वीडियो बनाने के ₹110 मांगता था, अक्टूबर में वो सिर्फ 105 मांग रहा है। ऐसा क्यों हुआ होगा? कि कंपनी वाले उसको दूसरा कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर मिल गया है, कंपनी वाले इंडिया में काम ही नहीं करते, तो ये जितने इन्फ्लुएंसर हैं उनको वो बिजनेस में ऐड ही नहीं देंगे, या कंपनी के खुद की सेल्स डाउन हो गए तो वो इन्फ्लुएंसर को पैसा नहीं दे रहा है, कम पैसा दे रहा है। सिमिलरली जनवरी में 100 यूरो करेंसी की वैल्यू क्या थी? $110। आप अक्टूबर तक पहुंचे तो 100 यूरो की वैल्यू हो गई थी $105। अब ऐसा क्यों हुआ होगा? इसका मतलब कि जैसे इन्फ्लुएंसर का वैल्यू डाउन हो गया था, इधर यूरो का वैल्यू डाउन हो गया है। क्यों डाउन हो गया? क्योंकि वहां पर इन्वेस्टर्स आते नहीं होंगे, जो खेल मतलब ऐसे होने चाहिए थे, क्योंकि रशिया यूक्रेन क्राइसिस के चलते उनकी सब बांधे चल रहे हैं, यूरोपियन यूनियन की खुद की इकोनॉमी डाउन है, अमेरिका की फेड टेपिंग के चलते इन्वेस्टर उधर जाना पसंद करते वगैरह। क्या तो वो इक्विलिब्रियम काम कैसे करते हैं? हम यूरोपियन यूनियन की आईएएस एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे, तो बस मान लो कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है इसलिए वो गिर गया है। तो अब मैं अपना डेटा टेबल अपडेट करूँ कि डॉलर करेंसी में 1 जनवरी को आरबीआई के फॉरेक्स रिजर्व में $210 थे। अब मैं सपोज 15 अक्टूबर को वापस कैलकुलेट करूँ, तो यूनिट के हिसाब से 100 यूनिट डॉलर्स हैं, तो उसकी टोटल वैल्यू क्या है? $100 की वैल्यू $100। यूरो करेंसी के 100 यूनिट्स हैं, जिसकी पहले वैल्यू थी $110, अब वो कितनी हो गई? $105। तो अब मैं फॉरेक्स रिजर्व की वैल्यू डॉलर में निकालूं, 100 प्लस 105 तो 205। तो मतलब ये तो गिर गया ना भाई। पहले आरबीआई के पास हम कहते थे फॉरेक्स रिजर्व में $210 है, अब कितने? सिर्फ 205। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे अच्छा आरबीआई का फॉरेक्स रिजर्व वैल्यूएशन इफेक्ट के चलते गिर गया। वैल्यू किसकी गिरी है? यूरो करेंसी की। और तकलीफ किसको हो गई है? आरबीआई को, क्योंकि आरबीआई के लिए वो एसेट थी और वो एसेट की वैल्यू कम है, तो स्वाभाविक आपके पास आपने शेयर मार्केट में कोई शेयर खरीदा, मान लीजिए टेक महिंद्रा ₹1200 में, जो आपके पोर्टफोलियो में था, उसका भाव ₹1000, आपने खरीदा बेचा वो तो एक तरफ, अभी क्या वैल्यू उसकी चली 1000, तो इसका मतलब कि आप लॉस में वैल्यूएशन इफेक्ट के चलते। ये सब आपके हैंडआउट में दिया है। हमने कारण समझे कि कब फॉरेक्स रिजर्व गिर जाता है। पहला, जब आरबीआई इंटरवेंशन करता है आग बुझाने के लिए। दूसरा, जब गोल्ड का प्राइस गिरता है। और तीसरा, जब ये फॉरेन करेंसी के प्राइस गिर जाते हैं कंपेयर टू डॉलर्स। कौन सी सिचुएशन में फॉरेक्स इंक्रीज हो सकता है, तो वो भी कॉमन सेंस की बात है, हैंडआउट में हालांकि पॉइंट दिए हैं, वो देख लेना। तो यहाँ तक हमने समझा फॉरेक्स रिजर्व कोरोना वगैरह में क्या हुआ, बीओपी क्राइसिस हमने देखी। इसके बाद समझने फिक्स फ्लोटिंग एंड मैनेज फ्लोट, हालांकि वो तो हमने कल ही समझ लिया था कि कुछ ऐसी कंट्री की जहां पर सेंट्रल बैंक खुद तय करती है एक्सचेंज रेट, कुछ ऐसी की जहां सेंट्रल बैंक आंख बंद कर देती है कि मार्केट को करने दो। इंडिया उन दोनों के बीच में मैनेज फ्लोट सिस्टम है कि बहुत आग लगेगी तो बुझाएगी, वरना ज्यादा दखल नहीं देंगे। ये पूरा माइंड मैप किया। अच्छा ऐसी सिचुएशन में रुपया स्ट्रांग होता है तो उसको क्या कहते हैं? रिवैल्यूएशन कहते हैं, एप्रिसिएशन कहते हैं। या रुपया वीक होता है उसको क्या कहते हैं? डिवैल्यूएशन कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। कॉमन सेंस की बात है, एनसीईआरटी में दिया, टेबल बना के मैंने चार्ट बना दिया है। अब हैंडआउट में देखना, आसान सी चीज है, वो खुद से खत्म कर लेना। और आइडिया जो थे वो तो कल रात हमने समझ लिए थे। अब इसके बाद के जो टॉपिक है, अगेन दैट विल टेक सम टाइम, तो हम क्या करते हैं, एक और ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद उसको जारी रखेंगे। तो यहाँ पर वापस से आपकी नजर के सामने पीवाईक्यू है, वी आर टेकिंग अ ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। आप इसे सॉल्व करें, ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। थ्री मोर मिनट्स।
30 more seconds. ऑलराइट फ्रेंड्स, तो भारत में जो एफडीआई आता है उसकी क्या लाक्षणिकता है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एफडीआई, इस पे एमसीक्यू है। क्वेश्चन स्टेटमेंट आपने पढ़ लिए होंगे, जो भी आपको ठीक लगे एबीसीडी स्किप करने का ऑप्शन नहीं, आपकी वोटिंग लाइन स्टार्ट्स इन 3 2 1 स्टार्ट। एबीसीडी में टिक करो, चैट बॉक्स में मत लिखो, मुझे सिस्टम दिखाता है वो चीजें जो आप एबीसीडी टिक करते हैं। फॉर एग्जांपल आशिता, मधुकर, सौरव, मारिया, इन्होंने क्लिक किया तो वो चैट बॉक्स का मुझे नहीं बोला, वो मुझे बोला क्लिक जो किया। सोनिया, सुमित, पशुपति, श्रेय, विशाल, आकांक्षा, प्रियांशु, प्रणय, आदि, ऐश्वर्या, मोनी, अनुभव, पीयूष, सुधांशु, साक्षी, चित्रा, प्रियांशु, अदिति, निशांत, विश्वरतन, अक्षर, रोहन सिंह, मोहित, इशिका, प्रसन्ना, अखिल, आकाश, शिवम, मैंने 10 करेक्ट आंसर्स। देखिए, मैंने कल भी आपको बार-बार नहीं तो 3-4 बार बोला था, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दो जात के हो सकते हैं, एक तो लोन हो सकता है, कंपनियों को चाहिए तो बॉन्ड डिबेंचर है, सरकार को चाहिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल वगैरह है, और बाकी पार्टनरशिप के टाइप पे है तो इक्विटी और उसमें होता है शेयर्स। मैंने आपको बताया एफडीआई जो होता है वो डेट या लोन के साथ जुड़ा वर्ड नहीं है, वो शेयर्स या इक्विटी के साथ जुड़ा वर्ड है। तो इसलिए जब एफडीआई आता है तो वो शेयर्स में आता है, शेयर इन्वेस्टमेंट है, तो वो नॉन डेट है, ये एक बात है। दूसरा, एफडीआई कहाँ आ सकता है, तो कंपनी एक्ट में याद करो, प्राइवेट सेक्टर कंपनी हो सकती है जो पब्लिक को अपना आईपीओ इश्यू नहीं कर सकती, जैसे अनअकैडमी वगैरह। तो अनअकैडमी का आईपीओ नहीं है ना, फिर भी आप पाएंगे कि फेसबुक कंपनी ने अनअकैडमी में पैसा डाला है, तो वो सब क्या होगा, एफडीआई। फ्लिपकार्ट तो उसका भी तो आईपीओ नहीं है, शेयर तो मार्केट में नहीं है, पर फिर भी वॉलमार्ट ने पैसा डाला, डाल सकते हैं, वो भी एफडीआई है, क्योंकि 2 से लेके 200 उसमें पार्टिसिपेंट्स या पार्टनर हो सकते हैं, तो फॉरेनर्स भी पैसा डालते रहते हैं। ऑन द अदर हैंड देयर कुड बी पब्लिक लिमिटेड कंपनी की जो जनता को अपने शेयर्स बॉन्ड्स बेच सकते हैं, जैसे रिलायंस, टीसीएस वगैरह। अब ऐसी जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी उसके भी दो टाइप होते हैं, एक ऐसी जिसको हम कहते हैं लिस्टेड, जिनके शेयर्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वहां पर बिकते हैं, फॉर एग्जांपल इन्फोसिस, टीसीएस वगैरह। दूसरी होती है अनलिस्टेड, जैसे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, जिसके अभी शेयर्स मार्केट में बिकना बाकी है। तो क्या एफडीआई वाला लिस्टेड कंपनी में डाल सकता है पैसा, करेक्ट? क्या एफडीआई वाला इस टाइप पे जो प्राइवेट लिमिटेड है या जो नॉट लिस्टेड या अनलिस्टेड उसमें पैसे डाल सकते हैं? हाँ, उसमें भी डाल सकते हैं, तो मना ही तो नहीं है। तो अब देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोला है, इट इज इन्वेस्टमेंट थ्रू कैपिटल इंस्ट्रूमेंट एसेंशियली, मतलब मूलतः या प्रमुख रूप से इन लिस्टेड कंपनी, तो गलत है, फ्लिपकार्ट तो लिस्टेड कंपनी नहीं है, फ्लिपकार्ट के शेयर तो बीएसई है, उसका तो आईपीओ आना बाकी है ना, तो कहां से होगा? सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सी क्या कहता है कि इसमें डेट सर्विसिंग उधार का ब्याज चुकाना है, तो मैंने आपको उधार के साथ ही जुड़ा नहीं है। डी, ये इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, अगेन गवर्नमेंट सिक्योरिटी लोन हुआ ना, यहाँ लोन वाली चीज नहीं है, तो शेयर वाली चीज है, डेट नहीं है, ये इक्विटी है। तो बाकी जो डिलीट हुआ तो जो बचा आंसर है, आंसर इज बी, इट इज लार्जली नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल इनफ्लो, क्योंकि ये सारा पैसा आता है इक्विटी के अंदर। आप कहेंगे लार्जली नहीं, ये तो 100% नॉन डेट ही है ना, तो ये भी गलत है, तो अब इसको भी गलत करो तो फिर नन ऑफ द अबव तो कुछ है नहीं, सो यू हैव टू एक्सेप्ट द लेस बैड आंसर एज करेक्ट आंसर, जो कम खराब है वो ज्यादा सही है, तो आंसर इज बी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। करेंसी एक्सचेंज और फॉरेक्स रिजर्व के बारे में हमने देखा, और फिर मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे देश होते हैं जहां उनकी सेंट्रल बैंक करेंसी एक्सचेंज कुछ फिक्स करती है, जैसे श्रीलंका ने किए थे पर उनको तकलीफ हो गई थी, तो उसको फिक्स्ड या पेग्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम कहते हैं। अमेरिका है, वहां उनकी सेंट्रल बैंक करेंसी एक्सचेंज में कोई दखल करती नहीं, मार्केट को करने हम तो आंख बंद करके बैठे, तो उसको हम कहते हैं फ्लोटिंग या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। इंडिया में मिडिल ऑफ द वे है कि बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी हो तब आगे कुछ करेगा, तो उसे हम कहते हैं मैनेज फ्लोट या डर्टी फ्लोट। हाँ, तो बात ऐसी इंडिया में क्या है, मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम की, जहां पर करेंसी एक्सचेंज $1 का 40 या 80 क्या है, वो नॉर्मली मार्केट डिसाइड करता है, पर अगर एबनॉर्मल चीज हो जाए तो आरबीआई इंटरवीन करता है। और ऐसी सिचुएशन में अगर रुपया स्ट्रेंथ हो जाए तो हम कहते हैं रुपया अप्रिशिएट हुआ, रुपया वीक हो जाए तो हम कहते हैं रुपया डेप्रिशिएट हुआ। अगर फिक्स्ड सिस्टम होता है जैसा कि श्रीलंका में किया था, तो उसमें उनकी सेंट्रल बैंक जो भी श्रीलंका की आरबीआई होगी वो डिसाइड करेगी, उसमें उनकी लोकल करेंसी स्ट्रेंथ हो जाए तो हम कहें रिवैल्यूएशन हुआ, लोकल करेंसी वीक हो जाए तो हम कहें करेंसी का डिवैल्यूएशन करवा दिया गया। तो वो कौन से वर्ड्स हैं वो हैंडआउट में दिए हैं, वो सुकून से 2-3 बार देखे ना, एनसीईआरटी में दिए हैं, सो वी हैव टू रिमेंबर। तो आरबीआई का काम क्या है, हर साल 1-2 रुपया अगर रुपया वीक हो रहा है तो डजंट मैटर, पर अचानक से 10-12 रुपया अगर वीक हो जाए तो ऐसी अस्थिरता या वॉलेटिलिटी को लड़ना आरबीआई का काम है, और आरबीआई जो काम उसमें करे उसको हम कहते हैं मैनेज फ्लोटिंग रेजिम के तहत वो करेंसी एक्सचेंज को स्टेबलाइज कर रहा है। सो आरबीआई फॉलोज मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम। चाइना भी 2005 से मैनेज फ्लोट सिस्टम अपनाया है, उससे पहले उनकी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम थी कि जहां पर चाइना की सेंट्रल बैंक खुद ही डिसाइड करती थी कि 1 युआन या $1 शुड इक्वल 6 युआन, ये प्राइस हम फिक्स करते हैं। तो 2005 से उन्होंने खुला कर दिया कि मार्केट डिसाइड करे, अगर युआन टू डॉलर एक्सचेंज रेट में बहुत ज्यादा चेंज आ जाएगा तभी उनकी सेंट्रल बैंक दखल, मतलब अगर समझो ऐसा चला जाए नॉट, पर अगर ऐसा होता है तो फिर वो मार्केट में दखल करेंगे। सो वी मतलब पीपल बैंक ऑफ चाइना विल इंटरवीन इफ ओनली देयर इज हाई वॉलेटिलिटी। अब वॉलेटिलिटी कैसे डिसाइड करते हो, सपोज ऐसा ग्राफ चला है करेंसी एक्सचेंज का, तो वो कहेंगे अच्छा 2% की रेंज में चल रहा है, उससे अगर ज्यादा उसमें अगर इंस्टेबिलिटी दिखेगी तब वो दखल करते हैं। अब ऐसा मार्केट फोर्सेस ने सपोज डिसाइड कर लिया कि $1 की वैल्यू होनी चाहिए 6 रेनमिनबी, या जिसको हम 6 युआन भी बोलते हैं। अब पैरेलली अमेरिका में इनका जमाना है, अमेरिकन सेंट्रल बैंक टाइट मनी पॉलिसी परसू करेगी, मतलब वो क्या करेंगे, अपने सीआरआर रेपो वगैरह को इंक्रीज कर देंगे ताकि उनका डॉलर की सप्लाई कम हो जाए। अब वो ऐसा क्यों करते होंगे, शायद उनको इन्फ्लेशन से लड़ना होगा। कोई भी देश टाइट मनी पॉलिसी कब अपनाता है, वो पिलर 1 2 याद करो, मॉनेटरी पॉलिसी। तो यानी कि अमेरिकन सेंट्रल बैंक टाइट मनी पॉलिसी अपनाती है, तो वहां से डॉलर का सप्लाई कम हो जाता है, तो सब ये एक भी नहीं, सिर्फ आधा डॉलर ही आता होगा। लेकिन पैरेलली उसी 2018 में चाइना की सेंट्रल बैंक इजी मनी पॉलिसी अपनाती है, मतलब उन्होंने अपना सीआरआर कम कर दिया होगा, उन्होंने अपना रेपो कम कर दिया, सस्ते लोन सबको दिलवाओ। उसका क्या कारण है वो मेंस में समझेंगे कि कैसे वहां पर ये कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट सेक्टर में काफी तकलीफ आ गई थी, तो उन सबको खड़ा करने के लिए उनको ये करने की जरूरत हुई थी। अब इसका मतलब ये हो रहा है कि डॉलर सप्लाई तो लो हो गया, पर युआन का सप्लाई हाई हो जाएगा। तो अब आप सोचो कि इक्विलिब्रियम क्या बन जाएगा फिर, अगर डॉलर का सप्लाई मैं बोल रहा हूँ कि कम हो रहा है तो डॉलर स्ट्रांग हो जाएगा, कि सपोज पहले $1 40 रुपीज में मिलता था, वो अभी 80 रुपीज में मिलेगा। ऑनियन की सप्लाई शॉर्टेज हो गई तो ऑनियन महंगा हो जाएगा, डॉलर की सप्लाई शॉर्ट हो जाए तो डॉलर महंगा हो जाएगा। तो ऐसा ही कुछ होगा कि क्योंकि डॉलर की सप्लाई तो कम हो गई और सामने युआन की सप्लाई और ज्यादा बढ़ रही है, तो दोनों ही मतलब दोनों ही साइड से मजे मजे हो गए। एज रिजल्ट व्हाट विल हैपन कि $1 जो पहले 6 युआन में बिकता था, $1 7 युआन में बिकेगा, मतलब डॉलर स्ट्रांग हो गया, युआन वीक हो गया, 6 to 7 हो गया। युआन डेप्रिशिएटेड या युआन वीकन, चाइना के एक्सपोर्टर्स को मजा आ जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं जब भी लोकल करेंसी वीक होती है तो लोकल एक्सपोर्टर्स को मजा आ जाता है। अमेरिका को मजा नहीं आया, क्योंकि ये सब लोग जो सस्ता सस्ता युआन हो गया ना, तो वो तो सब माल जो भी डंप होगा वो तो अमेरिका में जाएगा, सस्ते इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स एंड एवरीथिंग। तो उस वक्त जो भी प्रेसिडेंट ट्रंप होगा उसको, या जो दूसरा प्रेसिडेंट होगा, उनको मजा नहीं आया कि देखो चाइना वालों, तुमने क्या बोला था कि अगर करेंसी एक्सचेंज में मान लो 2% का प्लस माइनस होगा तो हम इंटरवीन नहीं करेंगे, पर ये तो समझो ना ऐसा, ये तो 10% चेंज हो गया कुछ, तो तुम इंटरवीन क्यों नहीं करें, ये आग लगी, तुम बुझाओ इसको, वापस स्टेबल करो कि 7 की जगह 6 युआन हो जाना चाहिए। तो क्या आप समझो, अगर युआन कमजोर हो रहा है तो चीन की केंद्रीय बैंक ने अपनी तिजोरी से डॉलर बेच बेच के
इसको वापस स्टेबल करना चाहिए, क्योंकि वही तो मैनेज फ्लोट है कि अगर ऐसा ऐसा था तो मत इंटरव्यू, पर नहीं तो इतना बड़ा हो गया तब इसको। सो व्हाई इज पीपल्स बैंक ऑफ चाइना नॉट इंटरवीनिंग टू कंट्रोल दिस वॉलेटिलिटी? तुम्हारे पास $3 ट्रिलियन के फॉरेक्स रिजर्व है, उसमें से डॉलर बेच बेच के वापस डॉलर का सप्लाई बढ़ाओ ना, ताकि 61 की 7 युआन की जगह 6 युआन हो जाए। पर वो चाइना वाले ऐसे नहीं करें, क्योंकि उनको मजा आ रहा है, उनको तो युआन वीक रहा है उसी में मजा आता है, तो वो तो अपने फॉरेक्स रिजर्व में से डॉलर सप्लाई करके युआन को वापस खड़ा नहीं करेंगे। सो दे मतलब चाइनीज आर डेलिबरेटली मैनिपुलेटिंग द एक्सचेंज रेट, जानबूझ के वो अपनी लोकल करेंसी को कमजोर रख रहे हैं। दे आर कीपिंग युआन अंडर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड। खासकर रेसलिंग और बॉक्सिंग में ऐसा होता है, आप जानते हैं कि वेट के हिसाब से कैटेगरी होती है, 60 केजी का हो, 80 केजी का हो, तो कई बार अपने एथलीट मान लीजिए वो 70 केजी का हो, तो वो क्या करेगा, अपना वजन जबरदस्ती कम करके 60 वाले में खेलूं, ताकि मैं वो मुझसे छोटा उसमें हरा दूं। तो वो क्या ऐसी इधर गेम चल रही है कि डेलिबरेटली वो कुछ बार ये भी होता है कि जो 18 ईयर्स या 90 ईयर का वो अपना अंडर एज ऐसा दिखा के वो जो जूनियर बॉयज की क्रिकेट टीम होती है उसमें शामिल हो जाते हैं, ऐसी एथलीट कॉम्पिटिशन जीतते हैं ताकि उनको स्कॉलरशिप और वो सब पैसा मिले। तो ये मैनिपुलेशन चल रहा है, वरना तुम अपनी असल औकात से चलते ना तो तुम्हारी ये वैल्यू होती, बट तुम जानबूझ के अपने को छोटा दिखा। सो दे आर कीपिंग द युआन अंडर वैल्यूड। इसलिए ये करेंसी वॉर है, मुद्रा युद्ध है जो चाइना ने अमेरिका पे छेड़ा, ऐसा सब डोनाल्ड ट्रंप बोलने लगा। बस तो ऐसे जो देश होते हैं जो करेंसी मैनिपुलेट करते हैं, लोकल करेंसी का सप्लाई बड़ा बड़ा उसको वीक रखते हैं। अमेरिका कहता है तुम सब लोग करेंसी मैनिपुलेटर हो, और अमेरिका की डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी मतलब उनका फाइनेंस मिनिस्ट्री जैसा जो होगा वो उसका रिपोर्ट बनाता है और उसमें सब वॉच लिस्ट में रखता है देशों को। चाइना तो स्वाभाविक उसमें रहेगा, कभी कभी इंडिया का भी नाम आ जाता है। हालांकि हम तो ऐसी बदमाशी नहीं करते, पर नहीं तुम करते हो। फॉर एग्जांपल ये तुमने ऑपरेशन ट्विस्ट किया या बीच बीच में जितने विंडो खोले उसमें हमारे हक में ये नहीं था वो नहीं था करके वट एवर दे फील कि वी आर नॉट डूइंग थिंग्स प्रॉपर्ली। कुछ बार हमारा नाम वॉच लिस्ट में आता है, कभी हट भी जाता है। डायनामिकली चेंजिंग इन्फॉर्मेशन है, जब भी न्यूज़पेपर हेडलाइन आए तो नींद नहीं कोनी है, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ाना है, वो क्या कहना चाहता है वो अभी हमने समझ लिया। यूजुअल सस्पेक्ट कौन है? चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ये अपनी लोकल करेंसी को अंडर वैल्यू रखते हैं, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है, इंक्लूडिंग द इकोनॉमिक सर्वे। और वो ऐसा कैसे करते हैं? वो लोकल करेंसी की सप्लाई बढ़ा देंगे ताकि लोकल करेंसी वीक रहे, ताकि उनके एक्सपोर्ट बढ़ जाए, ताकि उनका करंट अकाउंट सरप्लस हो जाए, डेफिसिट में ना रहे, उनके फॉरेक्स रिजर्व बढ़ जाए वगैरह। आप कहते तो ये तो हमें भी करना चाहिए, इंडिया शुड आल्सो वॉक दिस डार्क साइड, अडॉप्ट कर लेनी चाहिए। पर उसमें नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस है कि आप लोकल करेंसी की सप्लाई बढ़ाते 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 रहते हैं और उसको वीक करते हैं, तो बाहर से क्रूड ऑयल वगैरह मंगाओगे तो वो महंगा पड़ेगा ना, इट विल क्रिएट प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन। इसलिए हमें ये नहीं करना चाहिए, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे बताता है। आरबीआई वैसे भी एक्सचेंज रेट मैनिपुलेट नहीं करता, लेकिन फिर भी अपने पास जो फॉरेक्स रिजर्व है करीब समझो 500 या 600 बिलियन डॉलर, इट इज नॉट इनफ। इकोनॉमिक सर्वे का ये कहना है कि हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व नहीं तो 750 बिलियन डॉलर्स या फिर 1 ट्रिलियन मतलब 1000 बिलियन डॉलर्स तो होना चाहिए, उतना तो होना जरूरी है टू इंप्रूव अवर सॉफ्ट पावर एंड अवर हार्ड पावर। ये सॉफ्ट एंड हार्ड पावर क्या है? चाइना के पास ढेर सारा पैसा है, तो उससे वो पाकिस्तान को चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, श्रीलंका में कोई हम्बर टोटा या कुछ ऐसा वो पॉट बनाएगा, सबको लोन दे दे के अपना गुलाम बना देता है, फिर अपनी मर्जी का करते हैं, वो सब क्या सॉफ्ट पावर है। उससे चाइना सब मिलिट्री के मिसाइल वेपन खरीदता होगा अलग अलग देशों से, वो उसका हार्ड पावर है। तो अगर इंडिया भी ज्यादा कुछ करना चाहता है, वी हैव टू डू समथिंग। उसके लिए फिर हमने एक्सपोर्ट को इंप्रूव करना है, उसके लिए मेक इन इंडिया, असेंबल इंडिया, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज, स्किल इंडिया, ये सब का महत्व है, उसमें से कुछ हमने समझा था, कुछ बाकी के लेक्चर में समझेंगे। सो दैट वाज मैनेज फ्लोट सिस्टम कि जहां पर मार्केट डिसाइड करता है नॉर्मल करेंसी एक्सचेंज क्या होना चाहिए, बट अगर बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है तो आरबीआई भी इंटरवीन करता है। चाइना भी कहता है हम भी यही हैं, पर वो तो असल में मैनिपुलेशन करते हैं, ईमानदारी से नहीं खेलते। ये सब हैंडआउट में दिया है, चार्ट सुकून से 2-3 बार देखना, देयर इज नथिंग रॉकेट साइंस इट। उसके बाद का मुद्दा था हार्ड वर्सेस सॉफ्ट करेंसी, जो हमने कल के क्लास में देख लिया था। उसके बाद सॉफ्ट करेंसी को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो सब भी हमने कल की क्लास में, करंट और का फोटो वो सब हमने देख लिया, स्पेकुलेशन एंड इंटरेस्ट रेट आर्बिट्राज वो देख लेना। एक दो और उसमें टॉपिक छोटे समझने वो समझ लेते हैं। मैं एक इन्वेस्टर हूं, मैं टाटा म्यूचुअल फंड को पैसा देता हूं। टाटा म्यूचुअल फंड का काम क्या होगा, मेरे ये पैसे अलग अलग शेयर बॉन्ड में वो इन्वेस्ट करें। तो ऐसा आप समझो मैंने उसको पैसा कि तुम मकान खरीद लो। अब वो मकान खरीदने जाएगा तो आप समझते सीधे तो मकान का मालिक किधर मिलता है, आपने कोई ब्रोकर को पकड़ना। तो वो जाएगा ब्रोकर के पास, जैसे जीरोधा मोतीलाल ओसवाल वगैरह, वहां उसका अकाउंट होगा। फिर वहां से वो स्टॉक एक्सचेंज को कनेक्ट करेगा और सामने जो सेलर्स हैं उनके साथ कनेक्ट करके डील बैठेगी तो खरीदेंगे। तो यहाँ आप समझो म्यूचुअल फंड एक एंटिटी है, पर उसके भी बाद एक होता है ब्रोकर, जैसे जीरोधा मोतीलाल ओसवाल वगैरह, वो क्या है, वंशी शेयर मार्केट याद करो। अब ये जो ब्रोकर है, स्वाभाविक है ब्रोकर हमेशा कमीशन खाता है, तो वो कमीशन मांगेगा कि हर एक डील का 0.202% मेरा होगा। तुम्हारा मेरे वेबसाइट पे अकाउंट खोलना है, उसका चार्ज होगा सपोज 300 रुपए, और मैं तुम्हें सब रिसर्च रिपोर्ट भी बताऊंगा कौन से सेक्टर में ज्यादा अभी बाइंग सेलिंग हो रही है वगैरह, लेकिन उसके जो भी 1500 रुपए एक्स्ट्रा होंगे वगैरह, तो वो ऐसे चार्जेस लेगा। यस। अभी प्रश्न ये है कि ये जो मैंने पर्पल बॉक्स में अलग अलग चार्जेस, जब मैं कहूँ दलाली कमीशन वो मांग रहा है, कौन ये ब्रोकर, प्रश्न वो पे कौन करेगा? ऑप्शन ए, टाटा म्यूचुअल फंड खुद के प्रॉफिट से खुद के पॉकेट से पे करे। अगर वो ऐसा करेगा तो उस पेमेंट को हम कहें हार्ड डॉलर्स। और आप समझो ये इंडिया की बात नहीं है, ये अमेरिका की बात है, पर आपको समझ में आया इसलिए मैंने इंडिया के एग्जांपल लिए हैं। तो दिस वर्ड्स आर नॉट फॉर इंडियन मार्केट, दिस इज फॉर अमेरिकन मार्केट। तो उधर जैसे अमेरिका का जो म्यूचुअल फंड होगा, पर उसका लोगो में डालता तो भी क्लिक नहीं होता, इसलिए मैंने इनका लोगो डाला। तो अगर म्यूचुअल फंड अपने प्रॉफिट से ये सब ब्रोकर के रिसर्च की फीस भरेगा तो उसको हम कहते हैं हार्ड डॉलर्स। पर स्वाभाविक है वो तो ऐसा नहीं है, वो अपने मतलब इन्वेस्टर के सर पे चिपका देगा, तो वो हमारे माथे पे अलग अलग जाके हिडन चार्जेस लगाएगा कौन, म्यूचुअल फंड वाला, और हमारे पॉकेट से ये सब जाएगा। अगर ऐसा होता है तो जितना पैसा गया उसको हम कहेंगे सॉफ्ट डॉलर्स। क्या ये चीज आईएएस एग्जाम में काम की है? नहीं। इसका मुझे कारण क्या लगता है, मतलब दिस इज फॉर अमेरिकन शेयर मार्केट, इट इज नॉट विद इंडियन शेयर मार्केट। पर ये टाइम्स ऑफ इंडिया या इकोनॉमिक टाइम्स किसी ने वेबसाइट पे कोई आर्टिकल एक बार लिखा होगा, वो भी बहुत साल पहले, उसके बाद प्राइवेट मॉक टेस्ट वाले वो बस रैंडमली दो स्टेटमेंट उठा के करो इसका सवाल, और फिर ये बनाते रहते हैं। तो जिनको मॉक टेस्ट सीधा देखते हैं, यूपीएससी की पीवाईक्यू देखते नहीं, फिर तुमने नहीं पढ़ा, बट आई फील दिस इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट। पर ऐसे और भी 5 लोग गूगल फॉर्म में दिमाग खाएं तो पहले मैंने आपको बता दिया, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, आपके दिल की तसल्ली के लिए दिया है, प्राइवेट मॉक टेस्ट वालों का देखिए तो की बात है, मुझे नहीं लगता यूपीएससी में कोई अमेरिकन शेयर मार्केट के लिए कंसेप्ट आपको पूछे। एक और कंसेप्ट ग्रेशम्स लॉ, वो मैंने डिलीट कर दिया था हैंडआउट से, पर ये श्रीलंका में जो अभी क्राइसिस चली जो कल हमने देखी थी, उसके बाद द हिंदू वाले ने कॉलम में उसका नाम लिया, तो फिर अब तैयार करते हैं। अब तुगलक के बारे में हिस्ट्री लेक्चर में पढ़ना, उसके जमाने में कुछ गोल्ड और सिल्वर के कॉइन हुआ करते थे जिसमें धातु दबा दबा के भरी थी, और आप जानते हैं जब भी प्रेशियस मेटल दबा दबा के भरी हो कोई कॉइन में तो उसे हम क्या कहते हैं, फुल बॉडीड कॉइन्स। अब वो सब आपको पता, पिलर 1 A 1 शुरुआत में हमने सब बाटर के बाद ये मेटल कॉइन समझे थे। तो स्वाभाविक इसको क्या एडजेक्टिव विशेषण क्या देंगे, गुड मनी है, यस बिकॉज़ प्रेशियस मेटल। फिर ये तुगलक को सपना आ गया, हालांकि सपना तो नहीं आया, उसको तकलीफ आई थी, क्योंकि उस जमाने में जो भी गोल्ड और सिल्वर का प्रोडक्शन था या बाहर एक्सपोर्ट जो करते थे उसमें से आता था वो कम आ रहा था। तो इसने सोचा कुछ नई करेंसी इशू करें जिसमें इतना गोल्ड सिल्वर नहीं चाहिए, तो उसने ब्रॉन्ज के कॉइन इशू करे। तो उसमें तो धातु कीमती है नहीं, तो आप जानते हैं उसे हम क्या कहेंगे, टोकन कॉइन्स। और फिर मार्केट में उसने सर्कुलेट किया, कैसे अपने सोल्जर को सैलरी दिया होगा, अपना आईएएस ऑफिसर को सैलरी दिया होगा, उस जमाने जो भी गरीब कल्याण योजना चला था उसमें दिया होगा, हालांकि चलाता नहीं होगा पर नगर चलाता तो। और उसने लोगों को कहा कि तुम इसी को सिल्वर कॉइन जितनी ही इज्जत देना, मतलब अगर सपोज 100 किलोग्राम एप्पल का प्राइस 1 सिल्वर कॉइन है, तो मैंने तुमको सैलरी में ये जो एक ब्रॉन्ज कॉइन दिया उसको भी मार्केट में उसी इज्जत के साथ तुम यूज करना।
तो क्या आपको लगता है पब्लिक मानेगी? वो नहीं मानेगी, क्योंकि उन्होंने ये मजा लिया है ना फुल बॉडी कॉइन का। सो देन व्हाट दे विल डू? सपोज लड़की के पास पर्स है, आप गौर करें वो क्या सोच रही है, मेरे पास जितना गुड मनी है, मतलब ये गोल्ड सिल्वर के सिक्के, मैं उसको घर पे स्टोर करूंगी, मैं उसको मार्केट में यूज नहीं करूंगी। मार्केट में मैं सिर्फ बैड मनी यूज करूंगी, ये वाले टोकन कॉइन्स। क्यों? क्योंकि वो जो गोल्ड है इसको तो मैं बाद में मेल्ट भी कर सकती हूँ और इससे मैं ज्वेलरी भी बना सकती हूँ, तो मैं उसको बाद में देख लूंगी, अभी मैं उसको यूज नहीं करूँ। तो यानी फिर आप अगर जाते बाजार में तो आपको गोल्ड और सिल्वर के कॉइन ही नहीं मिलते, भले वो डिमोनेटाइज नहीं हुए थे पर मिलेंगे नहीं, क्योंकि जितने के पास थे वो सब लोग उसको छिपा के बैठ गए। तो इस पे एक ब्रिटिश आदमी था, उसने कहा बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी। यूट्यूब पे कितना भी अच्छा चैनल आजकल वीडियो डालो व्यूज नहीं आते, क्यों? क्योंकि जो कचरा वो इतना फ्लड हो गया कि अच्छे को भी व्यूज नहीं मिलते। इट इज जस्ट लाइक दैट, ये जो कचरा टोकन कॉइन आ गया तो अब अच्छा आपको दिखता ही नहीं, ये मिलता ही नहीं। तो उसे हम ग्रेशम्स लॉ या ग्रीशम्स लॉ, जो भी स्पेलिंग अलग अलग वेबसाइट पे अलग चलती है। दूसरा, उसका मतलब बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी, कचरा खराब पैसा है वो धक्का मार मार के अच्छों को निकाल देता है, गोल्ड कॉइन्स को निकाल देता है। फ्रांस में एक स्कॉलर था, उसने कहा कि गुड मनी ड्राइव्स आउट बैड मनी। कुछ बार ऐसा होता है कि अच्छा सिक्का है वो धक्का मार के खराब सिक्कों को निकाल देता है। अब आपका ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी बात हुई ना, एक में तुम बोलते हो खराब सिक्का धक्का मार के बच्चे को निकाल, दूसरे में तुम बोले अच्छा सिक्का उसको धक्का मार के। तो भाई वो तेल नहीं तेल की धार देखो, वो कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है कि क्या बात चल रही है। बेसिक आइडिया इज दिस, जो बेकार है उसको लोग यूज नहीं करेंगे, जो अच्छा है उसको लोग या तो यूज करेंगे या अपने पास स्टोर करके रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कल रात बात याद करो, सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका क्या बोली कि श्रीलंका का रुपया उसकी वैल्यू होनी चाहिए $1 इक्वल, लेकिन जो फॉरेनर है उनका क्या मानना है, ये भाव पे तो ये बैड मनी है, हमको मंजूर नहीं है, ये तो बेकार चीज है, हमारे पास जो डॉलर है वो गुड मनी है। तो स्वाभाविक वो क्या, वो स्टोर करेंगे। आई विल स्टोर द डॉलर्स, आई विल नॉट गिव इट या सेल इट फॉर 200 श्रीलंकन रुपीस, जमीन में गाड़ दूंगा डॉलर्स, पर ये भाव पे नहीं बेचूंगा। तो ये क्या हो गया, डॉलर इज गुड मनी, श्रीलंकन करेंसी या श्रीलंकन रुपीस बैड मनी। जस्ट लाइक तुगलक के कॉइन बैड मनी था तो कोई यूज नहीं करता था वो ब्रॉन्ज के कॉइन। दूसरा एग्जांपल, ये भाई साहब ये क्या लेके, ये ईट नहीं है, ये ब्रिक्स नहीं, ये करेंसी नोट है, ये करीब 5 या 10 मिलियन जिम्बाब्वे डॉलर है। ये इतना ठेला भर के जाए तब उसको एक ब्रेड का पैकेट मिला, इतनी ज्यादा वहां पर महंगाई है, जिसको हम कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। तो आप इस करेंसी को क्या कहें, गुड मनी तो नहीं बोलते, तो बैड मनी है, इतना सब लेके जाना मतलब दिस इज इनकन्वीनियंट टू कैरी। तो जिम्बाब्वे के अंदर कई लोग क्या करते हैं, वो डॉलर करेंसी में ही सीधा पेमेंट करते हैं और दुकानदार भी सीधा ले लेता है, क्योंकि आप सोचो एक ब्रेड का पैकेट के लिए अगर दुकानदार भी इतना काउंट करने बैठेगा तो उसका भी पूरा दिन गुजर जाएगा। सो कस्टमर्स प्रीफर टू कैरी यूएस डॉलर्स बिकॉज़ दे आर मोर कन्वीनियंट। तो यहाँ पर क्या है, डॉलर आप समझो डॉलर इज गुड मनी बराबर। तो यहाँ क्या हुआ, धक्का किसने मारा, गुड मनी ने बैड मनी को धक्का मार के हटा दिया, क्योंकि कस्टमर यहाँ पर गुड मनी यूज करे। जो फ्रांस का वो स्कॉलर बोल के गया, गुड मनी ड्राइव्स आउट बैड मनी। तो कॉन्ट्राडिक्टरी बात नहीं, वो तेल नहीं तुम तेल की धार को देखो, अंडरस्टैंड द कंटेक्स्ट कि वहाँ कस्टमर किस माइंड से सोच रहा है। अब आप कहें कि अगर ये तुगलक का ब्रॉन्ज कॉइन है तो लोग इसको क्यों मार्केट में यूज नहीं करते, डॉलर को स्टोर करना, पर भाई यूज कैसे, इतना रोज ठेला लेके घूमता रहेगा क्या, इट इज नॉट कन्वीनियंट, तो वो नहीं यूज करेगा। ब्रॉन्ज कॉइन तो यूज कर लेते शायद, क्योंकि उसका तो वजन कम था ना, इतना ज्यादा तो नहीं था। खैर आजकल जिम्बाब्वे की सरकार को भी पता चल गया भाई ये गेम तो ठीक नहीं है, इसलिए जिम्बाब्वे की सरकार ने ये कि भाई ये सब ठीक है चलता है चलने तो हम एक नई करेंसी इशू करते हैं। गोल्ड के ये कॉइन्स हैं, उसमें जो भी 10-20 ग्राम का गोल्ड भरा है और उसको नाम दिया जो भी मोसी हो या टूनिया, वो विक्टोरिया फॉल या ऐसा जो भी वो झरना या बड़ा सा होता है वाटरफॉल उसके नाम पे, और पब्लिक अब उसको यूज करती है बिकॉज़ नाउ यू अंडरस्टैंड दिस इज गोल्ड कॉइन, तो उसकी तो अपनी खुद की वैल्यू होती है, दैट इज गुड मनी, सो नाउ पीपल ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट इट। सो जिम्बाब्वे हेल्स गोल्ड कॉइन सक्सेस एंड वांट्स टू इशू मोर। उसके बाद अब ये करते वो करते, वो सब पंचायत में नहीं जाएंगे, जिम्बाब्वे की आईएएस एग्जाम की हमको तैयारी नहीं करनी। तो 2-3 लाइन में जितना समझ आया उतना याद रखना है, उससे आगे बढ़ जाना है। दैट इज गुड मनी बैड मनी, ये भी करंट अफेयर्स में रहता है, इसलिए हमने जान लिया। कुल मिला के पब्लिक गुड मनी को या तो स्टोर लो बता देंगे इन द लॉन्ग रन। ऑलराइट, सो वी लर्न अबाउट दिस करेंसी एक्सचेंज की हम तो बात कर रहे थे। उसमें थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव में जो फिक्स्ड फ्लोटिंग मैनेज फ्लोट ये सब टर्म्स हमने समझे। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव समझते हैं कि ये तो अभी आप सीधा बोल रहे हो कि अच्छा आरबीआई ये करे वो करे, पर जब आरबीआई नहीं था, अंग्रेजों का जमाना था, तब करेंसी एक्सचेंज रेट कैसे तय होता है, दैट इज द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। एक्सचेंज रेट का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, मुद्रा विनिमय दर का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। तो वंस अपॉन अ टाइम द लाइफ वाज वेरी इजी, जिंदगी आसान थी। वो ऐसा कि अमेरिकन सेंट्रल बैंक ने तय किया हमारी तिजोरी में 14 ग्राम सोना होगा तभी $1 छापेंगे। इफ वी हैव 14 ग्राम्स ऑफ गोल्ड इन आवर रिजर्व, वी द अमेरिकन सेंट्रल बैंक विल इशू $1। और फिर उनके जो भी आरबीआई मतलब उनका सेंट्रल बैंक गवर्नर होगा, उसने साइन भी किया, प्रॉमिस भी किया कि देखो ये जो कॉइन करेंसी है $1, इसका मतलब है 14 ग्राम ऑफ गोल्ड। तो तुम मतलब सिटीजन ऑफ अमेरिका जब भी आओगे मैं तुम्हें गोल्ड का बिस्किट दे दूंगा, पर ये करेंसी अभी एक्सेप्ट करो। ऑन द अदर हैंड बैंक ऑफ इंग्लैंड या सेंट्रल बैंक ऑफ इंग्लैंड, उनके गवर्नर ने भी इशू किए कॉइन्स, और उसमें ये था कि अगर हमारे पास 73 ग्राम ऑफ गोल्ड होगा हमारे सेंट्रल बैंक के पास, तब ये पाउंड इशू करेंगे। तो वो उनका सिस्टम चला। तो इसको हम कहते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड, मतलब जो भी करेंसी है वो बैक है, इट इज बैक, इसे उसको आधार मिला है गोल्ड से। अब ऐसी जो गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम होती है जिससे करेंसी इशू हो रही है या प्रिंट हो रही है, अब उसका एक्सचेंज रेट क्या होगा। तो आप समझो एक्सचेंज रेट तो अपने आप ही सेट हो जाएगा ना। आप रेशियो निकालो कि अगर यूके का एक कॉइन है उसका वैल्यू है 73 गोल्ड ग्राम्स और यूएसए का एक कॉइन या डॉलर है उसका वैल्यू 14, तो ये रेशियो क्या 5 आता है। तो मतलब 1 पाउंड की वैल्यू होनी चाहिए $5, क्योंकि एक पाउंड में एक यूएस डॉलर के मुकाबले 5 गुना ज्यादा गोल्ड दबा दबा के भरा है। बिकॉज व्हेन यू आर इशूइंग द करेंसी नोट्स इन प्रोपोर्शन ऑफ गोल्ड, तो एक्सचेंज रेट तो अपने आप सेट हो जाना है कि उसमें गोल्ड कितना है उस रेशियो में बोलो। हाँ, तो 1 पाउंड में इतना है, $1 में इतना है, तो 1 पाउंड की मतलब होनी चाहिए $5। तो इसको मैं कहूँ हार्ट इमोजी, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। आरबीआई को कोई चिंता है ही नहीं, फॉरेक्स रिजर्व है नहीं है, चाइना क्या, एवरीथिंग इज सेटल अपने आप। पर फिर तकलीफ चालू होती है। तकलीफ ये है कि शॉर्टेज हो जाएगी गोल्ड की शॉर्टेज हो जाएगी और करेंसी नोट तो आपको छापते रहने। तो फिर ये सब सेंट्रल बैंक लेके आते हैं कि ठीक है गोल्ड प्रोडक्शन कम हो गया है तो हम कुछ नया निकालते हैं। कि सपोज अपने पास 14 ग्राम ऑफ गोल्ड है तो $1 प्रिंट करेंगे, या फिर अपने पास मान लो 210 ग्राम ऑफ सिल्वर है तो भी प्रिंट करेंगे। यानी कि एक नहीं, दो मेटल, बाय मेटालिक स्टैंडर्ड। गोल्ड है तो भी उसके एवज में और सिल्वर है तो उसके एवज में भी हम लोग करेंसी नोट्स इशू करेंगे। तो ऐसा जब सिस्टम निकला कि आई प्रॉमिस टू पे बियर ऑन डिमांड सम ऑफ 14 ग्राम ऑफ गोल्ड और 210 ग्राम ऑफ सिल्वर, तो ऐसे सिस्टम को हमने कहा बाय मेटालिक स्टैंडर्ड। इसमें दो मेटल है, दिस और दैट। कुछ लोग जनरल पर इसको क्यों प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये सब एनसीईआरटी में दिया है इसलिए प्रिपेयर करना है। अब ये जो गोल्ड स्टैंडर्ड था जिसको मैंने हार्ट इमोजी दिया, बहुत मजा है, बहुत स्टेबल स्टैंडर्ड है, सिक्योर है, पर ये सिस्टम वर्ल्ड वॉर 1 आते आते बंद हो जाती है। इसका कारण ये कि सभी देशों को युद्ध में ज्यादा सोल्जर्स को रिक्रूट करना था, सैलरी देनी थी, जो भी गन्स डीजल बुलेट्स के लिए फैक्ट्री वालों को पैसे देने थे, डेवलपमेंट के काम चालू करने थे, हाईवे हॉस्पिटल कुछ बनाने थे, उसके लिए पैसा कम पड़ गया। दे रिक्वायर मोर डॉलर्स एंड पाउंड्स, पर उनकी सेंट्रल बैंक पे तो तलवार थी कि भाई गोल्ड तो ही तुम करेंसी प्रिंट करना, तो उन्होंने कहा कैंसिल, ये सब कैंसिल करो, दे देना नोट छापो, ये सब कोई रखने की जरूरत नहीं। सो देन गोल्ड स्टैंडर्ड कोलैप्स्ड।
फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फिर इंटर वॉरियर्स, दो युद्धों के बीच का समय, देन सेकंड वर्ल्ड वॉर। तब बीच में क्या चला उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, उसके बाद अमेरिका के ब्रेटन वुड्स सिटी में या रिजॉर्ट में एक कॉन्फ्रेंस होती है जहां पर सभी दुनिया के बड़े बड़े लोग आते हैं, और फिर वो लोग आफ्टर दिस सेकंड वर्ल्ड वॉर दे डू दिस ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस इन यूएसए। इसके आउटकम में तीन संस्थाएं बनती है। पहला इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसका काम है एक्सचेंज रेट स्टेबल रखना। दूसरा वर्ल्ड बैंक, उसका काम क्या है गरीब देशों को लोन देना। तीसरा जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, हालांकि वो पूरी तरह से नहीं बनेगा, बाद में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनेगा, उसका काम क्या है इंटरनेशनल ट्रेड को, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को प्रमोट करना। ये जो वर्ल्ड बैंक और डब्ल्यूटीओ उसके बारे में हम लोग थर्सडे को पढ़ेंगे। अभी तो हम लाइट डालते हैं आईएमएफ पे। आईएमएफ को काम सौंपा गया कि आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर पूरी दुनिया जो बर्बाद हो चुकी है उसमें आप सब देशों के एक्सचेंज रेट क्यों और कैसे तय करें, उसकी कुछ फॉर्मूला निकालो। सो आफ्टर ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस आईएमएफ को काम सौंपा। आईएमएफ लेकर आता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम जो 1946 से 71 तक चलती है। वो सिस्टम कुछ ऐसी थी, सबसे पहले आईएमएफ ने अमेरिका को बताया कि डियर यूएसए, अगर तुम्हारे पास 0.80 ग्राम ऑफ गोल्ड हो तभी तुमने $1 प्रिंट करना है, ऐसा हम तुमको ऑर्डर देते हैं, ये सिस्टम अपनाना है। अब असल में वो ग्राम में बात नहीं करते, असल में वो बात करते हैं आउंस में। आउंस में कुछ ऐसा है कि 1/35 आउंस गोल्ड होगा तो तुम्हें $1 प्रिंट करना था, उसको हम ग्राम में कन्वर्ट करें तो इतना आता है 0.80 ग्राम। तो आउंस वाले को दिमाग में भी खर्च नहीं करना, सिंपल जो समझ है 0.80 ग्राम ऑफ गोल्ड। ओके, सो आईएमएफ ऑर्डर यूएसए कि देखो $1 की वैल्यू आपसे क्या होगी, 0.80 ग्राम ऑफ गोल्ड, उतना गोल्ड हो तो ही तुम $1 छापना। या हम ये कहें कि डॉलर इज पेग्ड अगेंस्ट गोल्ड। पेग मतलब एक पिन है जिससे हमने एक नोटिस बोर्ड चिपका दिया, नोटिस बोर्ड पे लिख दिया क्या कि अब से डॉलर की इतनी वैल्यू है। और उसके बाद बोला क्या, डॉलर इज कन्वर्टेबल टू गोल्ड, मतलब जो भी आदमी गोल्ड डॉलर लेके जाएगा यूएस फेडरल रिजर्व में, तो अमेरिकन सेंट्रल बैंक उसे $1 के सामने 0.80 ग्राम गोल्ड का बिस्किट दे देगा, ऐसी प्रॉमिस है कि पर्सन फेडरल रिजर्व डॉलर ही कैन गेट इट एक्सचेंज विद गोल्ड। तो यानी डॉलर को लिंक किया गोल्ड के साथ और डॉलर कन्वर्टेबल भी है गोल्ड के साथ। तो ये स्टेप वन कंप्लीट। डॉलर कब छपेगा, जब उनके पास 0.80 ग्राम गोल्ड होगा अमेरिका के पास। फिर आईएमएफ भी बाकी देशों के पास, जैसे इंडिया, कि देखो इंडिया वालों अब से ₹1 की वैल्यू होगी $0.30। और फिर आप सीसेट का फंडा निकालो, अच्छा ₹1 का $0.30 है और $1 का 0.80 ग्राम है, तो ऐसा वो स्टेप बाय स्टेप गिनना करो, रिवर्स इंजीनियरिंग, तो पता चले कि इंडिया के पास 0.24 ग्राम ऑफ गोल्ड हो तभी उन्होंने ₹1 प्रिंट करना चाहिए। ऐसा वो सब रेशियो बना बना के तय करते हैं। सो ऑल द अदर करेंसीज आर पेग्ड अगेंस्ट डॉलर। पेग मतलब वापस पिन लगाया, नोटिस बोर्ड पे चिपका दिया कि अब से ₹1 मतलब है $0.30। और साथ ही साथ एक दूसरा भी पेग चिपकाया तब कि $1 मीन्स 0.80 ग्राम ऑफ गोल्ड। तो ऐसी ये उनकी पूरी सिस्टम है। तो हम ये कहेंगे अच्छा बाकी जितनी करेंसी है वो डॉलर के साथ पेग की गई है, तो क्योंकि अब डॉलर ही सेंट्रल पॉइंट बन गया या फोकल पॉइंट बन गया, इसलिए हम कहते हैं कि डॉलर को एक जात का ग्लोबल रिजर्व करेंसी बनाया गया। सो थस डॉलर बिकेम द ग्लोबल रिजर्व करेंसी। आपके यहाँ बराबर है, तो ये सब सेट किया, ठीक है। लेकिन फिर अमेरिका में एक इकोनॉमिस्ट था जिसका नाम था रॉबर्ट टिफिन। उसको डर लगा। उसका ये कहना था कि देखो गोल्ड एक इनफाइनाइट नहीं फाइनाइट कमोडिटी है, पूरी दुनिया में सोने का जत्था मर्यादित है, जो भी 1000 टन 2000 50,000 टन है। तो जो भी चीज फाइनाइट सप्लाई में है तो स्वाभाविक है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसकी सप्लाई तो सेम रहेगी, डिमांड बढ़ती जाएगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो गोल्ड का प्राइस बढ़ते जाएगा। और ये जो अमेरिका ने प्रॉमिस किया है कि कोई भी आदमी $1 लेके आएगा मैं उसको 0.80 ग्राम गोल्ड में एक्सचेंज करके दूंगा, तो ये गेम लंबी नहीं चलेगी। यूएसए कैन नॉट ऑनर दिस प्रॉमिस फॉरएवर, क्योंकि उसकी तो तिजोरी खत्म हो जाएगी, गोल्ड ही जमा नहीं कर पाएगा उतना। तो अमेरिका पूरी जिंदगी डॉलर के बदले सोना नहीं दे सकता, ये तमाशा एक दिन खत्म हो जाएगा, ऐसा उसका मानना था। और फिर ऐसा ही हुआ कि जब अमेरिका में प्रेसिडेंट बना रॉबर्ट रिचर्ड निक्सन, तो निक्सन ने कहा कि हाँ भैया तो सब मैं क्यों इतना गोल्ड सप्लाई करूं या मैं इतना गोल्ड क्यों स्टोर करूं, दिस इज नॉट माय रिस्पांसिबिलिटी, बाकी सब देश अपना देख लें, मुझे ये सब मंजूर नहीं है, मैं तो इसमें से एग्जिट करता हूं। तो फिर उसने निकल लिया वो, रिचर्ड निक्सन ने कहा हम इस सिस्टम को नहीं मानते, सो ही लेफ्ट। अब क्योंकि उसने नहीं माना और हमने देखा कि डॉलर के साथ सब कुछ लिंक था, तो बाकी भी धीरे धीरे क्या करेंगे, वो भी सब निकल लेंगे। सो दे आल्सो गेव अप दिस फिक्स्ड एक्सचेंज रेट जिसको हम ब्रेटन वुड्स सिस्टम। तो अब सारे ज्यादातर देश क्या करते हैं, मैनेज फ्लोट सिस्टम में। इंडिया क्या है, मैनेज फ्लोट है, मतलब नॉर्मली मार्केट डिसाइड करे करेंसी एक्सचेंज रेट क्या होना है, बहुत ज्यादा एबनॉर्मलिटी है तो सेंट्रल बैंक उसमें कुछ दखल देगी। सो दैट वाज द एंड ऑफ दिस ब्रेटन वुड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। अब ये सब जो चल रहा था, तो ये इक्वेडोर जैसे जो छोटे छोटे देश है उन्होंने क्या सोचा कि भाई ये क्यों सिरदर्द लेना है कि हम लोकल करेंसी प्रिंट करें, अमेरिका के साथ उसका एक्सचेंज रेट हो, हमारी सेंट्रल बैंक फॉरेक्स रिजर्व करे, कुछ हमें टेंशन ही नहीं लेनी है। हम तो डॉलर को ही अपनी लीगल टेंडर मान लेते हैं। वी विल स्टॉप प्रिंटिंग अवर लोकल करेंसी, वी विल सिंपली यूज द डॉलर्स एज अवर करेंसी। अब आपके पास इक्वेडोर तो ये कैसे कर सकता है, आप समझो अमेरिका से उसके जो भी माइग्रेंट वर्कर्स ने रेमिटेंस में पैसा देगा, इक्वेडोर की प्रदेश के किसी डिस्ट्रिक्ट से कम होगी। तो एक तो रेमिटेंस में पैसा आया, इक्वेडोर ने जो भी कॉफी और निकल या टीन एक्सपोर्ट किया उसमें से डॉलर आया, तो जितने डॉलर $1 मिलियन उसमें उनकी इकोनॉमी में सब एक्सचेंज हो जाता है, तो उनको और नया करेंसी प्रिंट करने की जरूरत नहीं। तो ऐसे जो देश हैं जिन्होंने डॉलर को ही अपनी करेंसी एक्सेप्ट कर लिया है, खुद की लोकल करेंसी रखते नहीं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं डॉलराइजेशन। एक्सेप्टिंग डॉलर इटसेल्फ एज द लीगल टेंडर, मतलब वहां टैक्स भरना है, चाय पीनी है, स्कूल का फीस देना है, एवरीथिंग यू कैन पे इन डॉलर्स। तो मार्शल आइलैंड, पलाउ, ईस्ट तिमोर, ऐसे बहुत छोटे छोटे देश हैं। मार्शल आइलैंड में हालांकि दो करेंसी याद करो, अमेरिकन डॉलर भी है, फिर एक एसओवी नाम का कुछ क्रिप्टो करेंसी हुई निकाला था जो हमने पिलर 1 में समझा। तो हमने समझा करेंसी एक्सचेंज का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। इसके बाद कि इंडिया में क्या हो रहा था वो भी समझना है, बट दैट रिक्वायर्स अ फ्रेश माइंड। उससे पहले ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक में अब तीसरा एमसीक्यू देखते हैं। ब्रेक फॉर 5 मिनट्स, ये तीसरा एमसीक्यू जो पूछा था इस पे आप गौर करें।
3 more minutes. Thirty more seconds. क्वेश्चन ये है कि ये 3-4 जो इंस्ट्रूमेंट दिए इसमें से एफडीआई किसको बोल सकते हैं? आपको ठीक लगे एबीसीडी करना है, नहीं ठीक लगे तो ऑप्शन स्किप भी कर सकते हैं। इट इज अप टू यू। योर वोटिंग लाइन एंड टाइमर स्टार्ट्स इन 3, 2, 1 स्टार्ट। तनिष्का, निकिता, हिमांशु, सौम्यरंजन, हेमंत, आकांक्षा, अनुपम, अनिर्बन, सुचिता, हर्ष, संजीव, सौरभ, कस्तूप, ज्योति, प्रणय, नंद, मधुकर, रोहन, कशिश, अनिरुद्ध, अनुभव, आशुतोष, राज, संदीप, अभिजीत, साक्षी, प्रसन्न, पलक, लक्ष्य, अविनाश, शुभम, आकांक्षा, अंकित, शिवा, विश्वरतन, मोहित, इशिका, रोहन सिंह, प्रियांशु, आकाश, निशांत, नवनीत, आशीष, प्रतीक, करेक्ट आंसर। करीब 50% लोगों को लगा ये शुड बी आंसर। लेट्स चेक। देखिए, एफडीआई मतलब वो बात क्या है, इक्विटी टाइप की बात होनी चाहिए, उसमें डेट या लोन टाइप की बात नहीं होनी चाहिए। जब हम बात करते हैं कि ये एक्सटर्नल बैंक अकाउंट्स, तो असल में वो लोग हमारे यहाँ पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं जो बैंकों में जा रहा है, बैंकों से वो लोन में जाएगा, तो वो एफडीआई बोल नहीं सकते क्योंकि ये तो सब डेट यानी लोन बन जाएगा ना। तो नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट जो कि असल में लोन के रूप में फिर इंडिया के बैंकर्स उसको घुमाएंगे। और मैंने आपको बताया एफडीआई जो है दैट इज एसोसिएटेड विद द वर्ड इक्विटी। अब ये लोन और डेट और इक्विटी में क्या फर्क है, पहले पिलर 1 सी शेयर मार्केट कंप्लीट करके। सो फोर्थ स्टेटमेंट इज रॉन्ग, उस हिसाब से सी नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता। सो नाउ वी आर 50-50, ए या बी में से कुछ हो सकता है। अब आप याद करो हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे कि ऑप्शनली फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर ओएफसीडी, वो कैसा था कि पहले वो बॉन्ड या डिबेंचर होगा, फिर बाद में इन्वेस्टर चाहे तो वो शेयर में कन्वर्ट हो सकता है। पूरा मामला क्या था, पिलर 1 सी याद करो। तो उस तर्ज पे अगर ये फॉरेन करेंसी के कन्वर्टिबल बॉन्ड जिनके बारे में हमने पिलर 1 सी में समझा था, कन्वर्टिबल बॉन्ड्स मतलब क्या, दे कैन कन्वर्ट फ्रॉम बॉन्ड इनटू इक्विटी, यानी कि शेयर सेट लेटर स्टेज, वो इन्वेस्टर की मर्जी की बात है। तो अगर वो इक्विटी यानी शेयर में जाएगा तो मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के नाम पे वो इक्विटी में काउंट हो जाएगा, तो हो सकता है। यानी फर्स्ट स्टेटमेंट कुड बी करेक्ट, इट कुड बी राइट। तो अगर वो राइट है तो फिर जो एलिमिनेशन के बाद बचता है उस हिसाब से जवाब बनना चाहिए ए 1 2 3 ओनली। अब ये तो हमने मतलब जबरदस्ती के सब लॉजिक बना बना के फिट किया, क्या सच में सही है कि नहीं। अब इसका नॉर्मल बुक्स में कोई जवाब नहीं, इसने पूछा, फिर हम नेट पे सर्च करें, आरबीआई की 2012 की गाइडलाइंस, वो भी सीधा गूगल सर्च से मैंने ढूंढ ढूंढ के निकालनी पड़ी, तब पता अच्छा ये सब लिखा है कि ऑलरेडी दिस इज काउंटेड। कि देखिए एंट्री वाया एफडीआई स्कीम कैन बी मेड थ्रू शेयर्स या फिर फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, वो बराबर अलाउड है। फिर और भी लिखा है कि ये जो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट है इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया, डिपॉजिटरी रिसीट्स आर ट्रीटेड एज एफडीआई। यानी फर्स्ट तो करेक्ट था जो हमने लॉजिक से फिट किया। थर्ड भी करेक्ट है कि ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट वो भी इंडिया के कंटेक्स्ट में एफडीआई उसको गिना जा सकता है। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट क्या थी, पिलर 1 से याद करो। इनडायरेक्टली जब पैसा उठाते हैं कि अदानी अमेरिका की कोई बैंक को अपने शेयर्स दे, उसके सामने अमेरिका की बैंक वाला उसके मार्केट में कुछ शेयर इशू करे और रिसीट इशू करे वगैरह वगैरह, ऐसी जो चीज थी, तो वो भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन सम कंपनी। और तीसरा कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर विद सर्टेन कंडीशन, हाँ तो वो भी हो सकता है अगर वो 10% से ज्यादा इक्विटी इन्वेस्टमेंट करे। तो ये सब देखते हो आंसर शुड बी ए 1 2 3 ओनली। ये टफ क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इसमें लॉजिकल एलिमिनेशंस की लगा लगा के इसको जबरदस्ती फिट करना पड़ता है। रियल एग्जाम में आए तो ठीक है, अदरवाइज स्किप करने में भी कोई हरकत नहीं है। ये जो इनकी खुजली थी वो 1 2 3 साल तक चली है। अब देखो हमने सॉल्व कितने के 3 क्वेश्चन सॉल्व किए। पहले तो एकदम आसान था एफडीआई वाला, फिर 2020 से उसको खुजली मची एफडीआई का पूछने की, क्या चाहिए नॉन डेट क्रिएटिंग है या डेट सर्विसिंग है। उसके बाद 2021 का पेपर देखो, 2021 में ये पूछा ये जीडीआर और कन्वर्टिबल बॉन्ड एफडीआई है कि नहीं। उसके बाद 2022 में आई थिंक कुछ पूछा, 2023 के अंदर एकदम सिंपल क्वेश्चन कि स्टरलाइजेशन क्या है और उसमें ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है, सिंपल वन लाइनर, कल सुबह उठ के हैंडआउट देखना, यू विल सी। तो यहाँ पर मतलब ट्रेंड जैसा कुछ है नहीं, सब पढ़ के जाना चाहिए। कुछ बार जवाब हो भी जाता है, कुछ बार नहीं होता, स्किप कर देना है। जिनकी मत का सवाल नहीं बनाना है। वी आर प्रिपेयरिंग व्हाट इज मैक्सिमम पॉसिबल, उसके बियॉन्ड हमको सपना नहीं आ सकता कि ये भी पूछ सकते थे। क्या तो हम वापस आते हैं, हम लोग समझ रहे थे करेंसी एक्सचेंज की, जहां आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर ब्रेटन वुड्स सिस्टम बनाई गई। ब्रेटन वुड्स सिस्टम में क्या था कि ये ब्रेटन आईएमएफ ऑर्गेनाइजेशन ने अमेरिका को कहा कि तुमने $1 छापना है जब तुम्हारे पास 0.80 ग्राम गोल्ड हो। और फिर आईएमएफ ने भारत सरकार को कहा कि अच्छा आपसे ₹1 की वैल्यू $0.30 होगी, इस हिसाब से हम आपकी करेंसी को डॉलर के साथ लिंक करते हैं और डॉलर को गोल्ड के साथ लिंक करते हैं। लेकिन बाद में उनके इकोनॉमिस्ट टिफिन ने कहा कि ये सब चलेगा नहीं क्योंकि गोल्ड की सप्लाई तो लिमिटेड है। और फिर जब रिचर्ड निक्सन प्रेसिडेंट बनते हैं 1971 में, तो वो एग्जिट कर लेता है, ब्रेकअप कर लेता है, मुझे ये सब मंजूर नहीं है, आई विल नॉट ऑनर दिस। तो ये सिस्टम कोलैप्स हो गया। अब हमें समझना है कि इंडिया के अंदर तो फिर करेंसी एक्सचेंज कैसे चलता था, क्या होता था। तो ये जो भी शेरशाह सूरी और मुगलों के जमाने में जो चलता था वो आप हिस्ट्री के लेक्चर्स में देख लेना। उसके बाद अंग्रेजों की सरकार आती है, उसमें 1860 ऑनवर्ड इंडिया के अंदर जो करेंसी प्रिंट होती थी उसकी रूल क्या थी, फिक्स्ड फिड्यूशियरी सिस्टम। वो ऐसा कहता था कि ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट 10 करोड़ के करेंसी नोट्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी के सामने उसको इशू कर सकते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या है हम आगे पढ़ चुके हैं पिलर 1 2 में। तो वो ऐसा कि ठीक है, एसेट लायबिलिटी के हिसाब से एक तरफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी इतनी अगर है तो उसके सामने इतना कुछ बनाएंगे। फिड्यूशियरी का मतलब ट्रस्ट, मतलब विश्वास। तो 10 करोड़ तक का रुपया विश्वास से इशू कर सकते हैं और सामने गवर्नमेंट सिक्योरिटी होगी, वो उसके सामने उसको गिन लेंगे। लेकिन मोर देन 10 करोड़ करेंसी अगर छापनी है तो सोना चांदी मांगता है। इफ ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट वांट्स टू इशू
मनी बियॉन्ड 10 करोड़, तो बियॉन्ड 10 करोड़ का जितना भी रुपया होगा, हर एक रुपया उसके सामने कुछ ना कुछ ग्राम गोल्ड और सिल्वर होना चाहिए। कितना होना चाहिए वो उन्होंने बनाया होगा, हम वो नंबर याद नहीं रखेंगे। अगर ठीक है ओके 10 करोड़ तक ऐसे ही छाप दिया गवर्नमेंट सिक्योरिटी के सामने, और बियॉन्ड दैट था तो गोल्ड सिल्वर होगा, उतना करेंसी छाप सकते हो। पर ऐसा अगर 1 रुपया है तो उसकी डॉलर में या पाउंड में क्या वैल्यू होगी, एक्सचेंज रेट क्या होगा? तो वो ब्रिटिश सरकार तय करती थी कि एक्सचेंज रेट क्या होगा। सो इंडिया रूपी करेंसी इशूड बाय ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट, और उसका इंटरनेशनल एक्सचेंज रेट क्या होना चाहिए वो ब्रिटिश गवर्नमेंट तय करती थी। स्वाभाविक है ये अपने हक में नहीं होगा, वो एडवर्स ही बनाएगी कि जिसमें अपना नुकसान होता है और उनका फायदा होता है। इस पर डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने जो पीएचडी थीसिस लिखी थी उसका ये कोर आर्गुमेंट या कोर सब्जेक्ट था कि ये जो ब्रिटिश हुकूमत ने करेंसी एक्सचेंज रेट डिसाइड किया है वो इंडिया के हक में नहीं है, वो हमें नुकसान कर रहा है। वो ऐसा करेंगे जिससे समझो उनके इंपोर्टर या उनको मजा आता हो, हमारा नुकसान होता है। खैर थोड़ा और फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। 334 में आप जानते हैं आरबीआई एक्ट आरबीआई बनाएंगे, 35 से वो काम चालू करे कुछ। अब आरबीआई जो बनता है उसके बाद शर्त ये हुई कि जितने भी नोट छापने हैं उसके अनुपात में 40% सोना मांगता है। आरबीआई मस्ट कीप 40% गोल्ड टू द वैल्यू ऑफ करेंसी इशूड। मतलब आरबीआई 100 करोड़ के नोट छापता है नो प्रॉब्लम, पर आरबीआई के पास 40 करोड़ का गोल्ड होना चाहिए। इस सिस्टम को कहा गया प्रोपोर्शनल रिजर्व। मतलब आप समझो ये फुल गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं है, उसमें तो एक नोट के सामने 14 ग्राम ऑफ गोल्ड वगैरह रूल्स रहते थे। ये ऐसा नहीं, जितना छापना चाहो 100 छापा तो 40 उसकी वैल्यू का गोल्ड होना चाहिए प्रोपोर्शनली। तो प्रोपोर्शनल सिस्टम। उसके बाद आजादी मिली। आजादी के बाद आरबीआई कैसे करेंसी इशू करती है वो खुद में 1.5 घंटे की हमने माथापच्ची की है पिलर 1 2 में, कि आरबीआई के इशू डिपार्टमेंट के पास एसेट्स में गोल्ड होगा, फॉरेन सिक्योरिटी या फॉरेन करेंसी होगी, और इंडियन गवर्नमेंट की सिक्योरिटी होगी। ये जितना पैसा है उसके सामने आरबीआई ने कॉइन करेंसी मार्केट में जो चलते होंगे वो आरबीआई वो सब करता है। वो पूरा क्या है, एसेट लायबिलिटी क्या थी, पिलर 1 2 वापस देख के आओ, देन इट विल मेक सेंस टू यू। तो इस प्रकार से करेंसी इशू होती थी। वी आर नॉट इवन टॉकिंग अबाउट एक्सचेंज रेट, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट कि पैसा छापते थे वो ऐसे छापते थे। एक तराजू पे एसेट रखो, उसके सामने लायबिलिटी के रूप में करेंसी चालू होगी। अब बात होती है कि ये सब ब्रेटन वुड्स के साथ कैसे लिंक होगा। पहली बात आप याद करो, आईएमएफ संस्था ने अमेरिकन को क्या बोला, $1 छापना है अगर आपके पास 0.80 ग्राम गोल्ड है। इंडियंस को क्या बोला कि ठीक है तुम्हारे पास 1 रुपया है उसकी वैल्यू $0.30, उस हिसाब से तुम्हारे पास 0.24 ग्राम ऑफ गोल्ड होना चाहिए वगैरह। लेकिन हमारे ऊपर गोल्ड की बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट चीज नहीं थी, तो अब डर लगने लगा। आईएमएफ को ये डर लगा कि मान लीजिए इंडियन गवर्नमेंट बहुत सारी गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई को दे दे, क्योंकि अभी एफआरबीएम एक्ट बनना बाकी है, वो तो प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी के जमाने में आया, ये तो अभी 1947 की बात। तो मान लीजिए नेहरू 100 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई को दे दे और आरबीआई 100 करोड़ की करेंसी इशू कर दे अगेंस्ट इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन एन अनरिस्ट्रिक्टेड मैनर। दे दनादन गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे, तुम हमको लोन दे दो। एक प्रकार से हम कहें कि मोनेटाइजेशन ऑफ द डेफिसिट, क्योंकि वो भी हो सकता है जैसा जर्मनी वगैरह में हुआ था ट्रीटी ऑफ वर्साई के बाद, क्योंकि अभी एफआरबीएम एक्ट नहीं बना है तो ये सब डेंजर था। अगर ऐसा कुछ होता कि दे दनादन अगर इंडिया अपने मुताबिक और करेंसी इशू कर देती तो पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाता, क्योंकि वो करेंसी लेके जाते कि देखो अब इसके सामने इतने डॉलर को चेंज करके गोल्ड ले लेते तो अमेरिका बर्बाद हो जाए। इसलिए ये जो आईएमएफ था उसका ब्रेटन वुड्स सिस्टम था, उन्होंने ये सोचा नहीं ये सब में तो इक्विलिब्रियम कोलैप्स हो जाएगा। इसलिए आईएमएफ ने कुछ नए रूल्स बनाए जिसको कहा गया मिनिमम रिजर्व सिस्टम। मिनिमम रिजर्व सिस्टम ऐसा कहता है कि आईएमएफ ने आरबीआई को कहा देखो तुम करेंसी इशू करो ओके, बट उसमें कुछ कंडीशन होनी चाहिए कि तुम्हारे पास कम से कम सपोज 200 करोड़ की गोल्ड होने चाहिए, तुम्हारे पास कम से कम फॉरेन करेंसी और फॉरेन सिक्योरिटी मतलब जैसे अमेरिका की ट्रेजरी बॉन्ड, जापान के ट्रेजरी बॉन्ड्स, ऐसा मिनिमम 400 करोड़ होना चाहिए। फिर कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटी तुम्हारे पास इंडिया की है वो होगी बराबर ठीक है, बट मिनिमम यू मस्ट कीप दिस मच एसेट्स। क्या मिनिमम गोल्ड जो भी 200 करोड़ और मिनिमम फॉरेन करेंसी एंड फॉरेन सिक्योरिटीज 400 करोड़। अगर इतना माल नहीं रखा, इफ आरबीआई डज नॉट कीप दिस मच एसेट्स, तो आईएमएफ इंडियन करेंसी का डिवैल्यूएशन करा देगी कि पहले सपोज 1 रुपये की वैल्यू जो भी हो $0.30 वो उसे और रुपये को और गिरा देंगे, क्योंकि आईएमएफ ही फिक्स करता था एक्सचेंज रेट, तो उन्होंने कहा हम ऐसा करेंगे। तुम अगर चाहते हो हम ऐसा ना करें तो तुम मिनिमम इतनी सब एसेट तुमने रखनी होगी। तो ये जो रूल्स बनाए गए इसको हम कहते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम। मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या? इट इज द सिस्टम दैट कंट्रोल्स आरबीआई करेंसी क्रिएशन कैपेसिटी। भारत अंधाधुंध नोट छापता रहेगा तो ब्रेटन वुड्स की पूरी सिस्टम बर्बाद हो जाती है, इसलिए जो मुद्रा छापने के नियम बनाए गए। उसके बाद तो निक्सन आया, प्रेसिडेंट बना अमेरिका का, उसने एग्जिट कर लिया। भारत सरकार 95 तक हमने भी एग्जिट कर लिया। तो अब तो कोई ब्रेटन वुड्स सिस्टम है ही नहीं, वी डोंट केयर अबाउट इट। तो फिर आरबीआई नोट कैसे छापता है? वो तो आरबीआई एक्ट में जो लिखा है उस हिसाब से छापता है कि एसेट साइड पर इतना होना चाहिए तो सामने लायबिलिटी में इतनी करेंसी नोट्स होगी। हालांकि अभी भी कुछ तो गोल्ड रखना पड़ता है, सपोज 200 गोल्ड। क्या फॉरेन करेंसी और फॉरेन सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी? ऐसी कोई रिक्वायरमेंट अब नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटी रख सकता है, आरबीआई हाँ रख सकता है। तो भी एसेट साइड में गोल्ड, फॉरेन सिक्योरिटीज, फॉरेन करेंसी, इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये सब रख के आरबीआई अपनी मर्जी से नोट्स छापता है। अब ये जो दो कंसेप्ट हैं इसको मिक्स नहीं करना। देखो जो मिनिमम रिजर्व सिस्टम थी वो क्या कह रही है, आरबीआई कितना पैसा छाप सकती है उसके साथ जुड़ा कंसेप्ट। हाउ मच मनी मतलब M0 कैन आरबीआई जनरेट, द एसोसिएटेड कंसेप्ट इज मिनिमम रिजर्व सिस्टम। तो ये चालू है कि बंद है? तो जावे चालू है, क्योंकि अभी भी आप समझो कुछ तो मिनिमम रिजर्व रखना पड़ता है। गोल्ड में कुछ रूल्स हैं कि जो भी 150-200 करोड़ रखने पड़ते हैं गोल्ड में। तो अभी भी देयर इज सम मिनिमम रिजर्व सिस्टम, पर वो आईएमएफ का नहीं है, वो आरबीआई में खुद लिखा है, इसलिए हम मानते हैं। सो द वे इन व्हिच वी क्रिएट द करेंसी, हम नोट कैसे छापते हैं, एसेट के सामने लायबिलिटी होती है जो हमने पिलर 1 2 में समझा था, उसका टेक्निकल वर्ड क्या है? तो जावे उसको कहते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम। दैट इज वन थिंग। सेकंडली अब ये व्हाइट कलर की स्लाइड देखो, मैनेज द फ्लोट सिस्टम। मैनेज फ्लोट सिस्टम क्या है कि मुद्रा विनिमय दर कैसे तय होगा कि $1 का 83 होना चाहिए, 75 होना चाहिए, कैसे होना चाहिए? तो कैसे होता है? नॉर्मली मार्केट डिसाइड करता है, बहुत आग लगे तो आरबीआई इंटरवीन करता है। उस सिस्टम का नाम है मैनेज द फ्लोट या डर्टी फ्लोट सिस्टम। यूएसए में तो उल्टा ही है, यूएसए का सेंट्रल बैंक का गवर्नर है, उसने आंख पे पट्टी बांधी है कि मैं तो देखता ही नहीं, टोटली फ्लोटिंग या फ्लेक्सिबल, मार्केट डिसाइड करता है डॉलर का क्या होना है। सो अगेन डू नॉट मिक्स अप। मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या तय करता है? पैसा कितना छाप सकते हो। मैनेज फ्लोट क्या तय करता है कि वो रुपये का एक्सचेंज रेट क्या होगा। तो एक एक लाइन में याद रखना है। यूपीएससी में तो नहीं पूछते, कुछ स्टेट सर्विस वालों को ये इतना पसंद आता है कि वो हर कुछ समय में क्या चाहिए, क्या है ये क्या है। तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम, व्हाट इज द वर्ड या मैकेनिज्म थ्रू व्हिच आरबीआई इशूज करेंसी, तो क्या मिनिमम रिजर्व सिस्टम। अब ये मिनिमम रिजर्व असल जिंदगी में कैसे काम करता है, विल नॉट वेस्ट टाइम। 1947 से 56 में क्या चला, बीच बीच में इंटर तकलीफ आई थी, वो सब नहीं। 71 में निक्सन भाग गया ब्रेटन वुड्स सिस्टम से, तो 71 से 1995 तक क्या चला हम पीएचडी थीसिस नहीं लिखेंगे। एनसीईआरटी की बुक में कुछ करेंसी बोर्ड पैकिंग भी लिखा है, कुछ देशों में होता है भाई, उतना भी आप पढ़ने नहीं बैठे। आप समझो ये ऑलरेडी आज हमें जितना पढ़ा ये 137 स्लाइड पे, और भी 50 स्लाइड बना सकते हैं ये 3 चीज समझाने की, 4 चीज, बट क्या उतना काम का एग्जाम के लिए मुझे नहीं लगता काम का, इसलिए विल नॉट वेस्ट टाइम। तो वी आर डन विद दिस करेंसी एक्सचेंज और उसके जो टेक्निकल थियोरेटिकल हिस्टोरिकल चीजें थी। अब जो एक दो चीज बचती है आईएमएफ का एसडीआर कोटा वगैरह, हम ये करते हैं अभी भी एक टॉपिक तो पढ़ ही लेते हैं, फिर बाकी का कल देखेंगे। सो व्हाट लेट अस अंडरस्टैंड दिस एसडीआर।
पाकिस्तान लेट गया है हॉस्पिटल बेड में कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है, मतलब कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गया है, और मेरा ब्लड ग्रुप है बी नेगेटिव और मुझे मतलब ब्लड डोनेशन चाहिए। आईएमएफ जो कि नर्स का काम कर रहा है, अमेरिका के मैं देता हूँ ब्लड पर मेरा ये पॉजिटिव है, इंडिया के पास जाए, इंडिया के मैं ब्लड देता हूँ बी पॉजिटिव है, चाइना के पास जाए वो कहे मेरा ब्लड ग्रुप ये नेगेटिव है, तो मतलब आप समझते ये तो सेट नहीं होगा। काश अगर हमारे पास ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता तो हम इसको चला देते, क्योंकि आप जानते हैं ओ नेगेटिव इज यूनिवर्सल डोनर। तो क्या ऐसी कोई जादुई मशीन बना सकते हैं क्या कि जो ये सब बी पॉजिटिव बी नेगेटिव वगैरह जो भी ब्लड ग्रुप्स हैं उसका चेंज करके नया ब्लड बना दे? कोई अगर ऐसी मशीन हो कि जिसमें आप रुपया डालो, डॉलर डालो, रेनमिनबी या युआन डालो, और फिर वो मशीन कोई मैजिक करे और उससे ओ ब्लड ग्रुप बन जाए, जिसको हम कहेंगे स्पेशल ड्राइंग राइट्स एसडीआर। और फिर ये जिन जिनको बीमारी हो गई है पाकिस्तान श्रीलंका वगैरह उनको चला देंगे, वैसे उनका ग्रुप है बी नेगेटिव पर उनको ये ओ ब्लड ग्रुप दे देंगे, जिसको हम कहते हैं एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। सो व्हाट इज एसडीआर? इट इज अ आर्टिफिशियल करेंसी, कृत्रिम मुद्रा है जो हवा में नहीं बनती, बाकी सब करेंसी को मिला के बनती है, और फिर जिसको मान चलें बीओपी के उसको लोन में चला देते हैं, दैट इज एसडीआर। अब इसको असल में समझते हैं काम कैसे करता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसके अलग अलग मेंबर है, अमेरिका है, चाइना है, इंडिया है। हमारे पास कुछ पैसा होगा, हम उसमें डिपॉजिट करेंगे। अब हम जितना पैसा डिपॉजिट करेंगे, आप ऐसा विजुलाइज करो कि आईएमएफ एक बैंक है, तो स्वाभाविक हम डिपॉजिट करें वो हमें इंटरेस्ट पे करेगा कितना, 0.05%। और उसके बाद ये जो श्रीलंका पाकिस्तान वगैरह जिनके बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस चलती है, उनको आईएमएफ वो पैसा लोन में दे देगा, लोन देगा तो इंटरेस्ट चार्ज कितना, 1.05%। तो बीच में जो बना वो उसका प्रॉफिट है, वो आप समझते हैं। तो देखो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के बाद फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजीम थी, उसको ये लोग मैनेज करते थे, पर वो तो 71 में रिचर्ड निक्सन ने बंद करा दिया। तो आजकल आईएमएफ क्या करता है? आजकल आईएमएफ ऐसी बैंक चलाता है और इन सबको ब्लड डोनेट करता है, दैट इज द वर्क। अब आप कहें हाँ ठीक है, तो हम सब देश पैसा डिपॉजिट करें, अमेरिका के मैं $100 डिपॉजिट करूँ, चाइना के मैं 100 युआन डिपॉजिट करूँ, इंडिया के मैं 100 रुपया डिपॉजिट करूँ। आईएमएफ कहती है ठीक है, आई विल पे यू 0.05% इंटरेस्ट ऑन योर डिपॉजिट या सेविंग्स। लेकिन अब मैं इसको लोन में दूं तो कैसे दूं? क्योंकि ये ऐसी बात है, इसका ये ब्लड ग्रुप है, इसका भी ब्लड ग्रुप है, इसको भी नेगेटिव चाहिए। इसलिए आईएमएफ को अब जरूरत पड़ी कि बेटर टू क्रिएट अ सेपरेट न्यू करेंसी, या जिसको कहे सेपरेट अकाउंटिंग नॉर्म या सेपरेट यार्डस्टिक, एक मेजरमेंट टैब बनाते हैं, उसका नाम है एसडीआर। एक नई कृत्रिम मानदंड या कृत्रिम मुद्रा बनानी होगी। अब ऐसी करेंसी बनानी है तब कैसे बनाओगे? मान लीजिए आपको घर में मिठाई बनानी है, तब कैसे तराजू में लोगे भाई कितना उसमें वीट डालो, शुगर डालो, मिल्क डालो और सामने इतना बनेगा। तो आईएमएफ ने भी ये का एक बास्केट पकड़ा, कहा इसके अंदर मैं कुछ करेंसी डालूंगी और उसके सामने अनुपात में ऐसी एक नई करेंसी बनेगी जिसका नाम होगा एसडीआर। एक प्रोपोर्शन इसका मैं सेट करती हूँ। बास्केट में आईएमएफ ने 5 करेंसी रखी है, याद रखिए। जापान का येन, ब्रिटेन का पाउंड, यूरोपियन यूनियन का यूरो, अमेरिका का डॉलर और चाइना का युआन। ओरिजिनली युआन नहीं था, इसको 2015 में ऐड किया। और फिर इन सबको अलग अलग वेट में, कि आप समझो अगर लड्डू बनाने था, हर एक चीज नहीं कि 100 ग्राम शुगर और 100 ग्राम वीट है, शायद वीट ज्यादा होगा, शुगर कम होगा वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर भी ऐसा वेट असाइन है कि येन इतने परसेंटेज, युआन इतने परसेंटेज, यूरो इतना परसेंटेज वगैरह वगैरह। कुल मिलाकर ये सबका वेट होता है 100%। सबसे ज्यादा वेट किसका होगा? स्वाभाविक अमेरिका का होगा, बाकी सबका थोड़ा कम ज्यादा है। और उन सबको मिक्स करेंगे तो ये नई करेंसी जो बनती है उसको हम कहते हैं एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। तो आईएमएफ का ये जो एसडीआर है ये क्या है? इसको हम पेपर गोल्ड भी कहते हैं, क्योंकि गोल्ड तो है नहीं, ये तो बस कागज की बात है। इसको अकाउंटिंग नॉर्म या अकाउंटिंग यूनिट भी आप बोल सकते हैं। अब आपके वो तो ठीक है, पर इसकी वैल्यू क्या? इफ यू आर सेइंग दिस इज करेंसी, तो करेंसी का एक्सचेंज रेट होना चाहिए, इसका क्या एक्सचेंज रेट है? तो एक्सचेंज रेट ऐसे बनाते हैं, अच्छा ये सब जो करेंसी थी इतने इतने वेट में डाली, फिर इसका एक्सचेंज रेट आप कॉलम में लिखो कि डॉलर की वैल्यू क्या है, डॉलर में $1 इक्वल $1, युआन की वैल्यू क्या? $1 इक्वल 6.7 युआन, बाकी की करेंसी क्या वैल्यू डालोगे। फिर वो उसकी कुछ फॉर्मूला होगी कि जो भी वेट है उसको एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करो, फिर इतने नंबर से डिवाइड करो 100 से, तो कुछ आपको जवाब आएगा। सपोज जवाब आए $1.40, तो ये $1.40 क्या है? इट इज द वैल्यू ऑफ 1 एसडीआर। तो आप कहें तो फिर मुझे बताओ कि एक एसडीआर की यूरोपीय करेंसी में क्या वैल्यू है? तो आपने फिर डॉलर में क्या चला है उस रेट के साथ कन्वर्ट करना पड़ेगी। सपोज $1 इक्वल 70 रुपीज है और $1 इक्वल एक एसडीआर में 1.40 है, तो वो सब सीसेट की फॉर्मूला डाल के आप निकालो तो कुछ आएगा, सपोज 98 रुपीज। रेट फॉर्मूला इससे जटिल है, पर उसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करें, मैंने आपको एक फिलॉसफी उसकी बताई। अब आप समझो ये जो एसडीआर की वैल्यू है जो अभी हमने गिन ली कि 1 एसडीआर इक्वल्स $1.40, ये सब कॉलम्स को जोड़ जोड़ के इट कीप्स वेराइंग। आज की तारीख में मान लीजिए $1 6.7 युआन नहीं होकर 7 युआन हो गया, तो ये भी चेंज हो जाएगा। तो ये तो रोज बदलते रहता है। एक्सचेंज रेट जैसे जैसे बाकी करेंसी के बदलेंगे, जो इसके बास्केट में भरी है 5 करेंसी, अगर उनके एक्सचेंज चेंज होते हैं तो एसडीआर की भी वैल्यू चेंज होते रहती है। जो यहाँ पर युआन करेंसी है उसमें भी वेट जो पहले असाइन किया था वो करीब 12% था, उसको बाद में मतलब पहले वो 10% 11% था, उसको भी बढ़ा के 12% कर दिया। अमेरिकन डॉलर 41% था, उसको 43 कर दिया वगैरह। तो युआन और डॉलर के वेट्स को थोड़ा इंक्रीज किया, बाकी सबका डिक्रीज किया। ऐसे कुछ रिफॉर्म्स पिछले 1-2 साल में लिए गए। अब यहाँ तक ठीक है, मतलब हाउ डज दिस हेल्प द एंटायर वर्ल्ड? तो बस आप समझो एक एसडीआर की वैल्यू हमने निकाली कि कोई एक तारीख पर 1 एसडीआर इक्वल्स $1.40, और उसी दिन बाकी करेंसी की क्या एक्सचेंज रेट है उसके साथ वो एडजस्ट हो जाएगा। $1.40 का मतलब मान लीजिए 4 सऊदी रियाल, मान लीजिए $1.40 का मतलब उस दिन हो 75 रुपीज, मान उस दिन $1.40 का मतलब हो 168 पाकिस्तानी रुपया। तो इसका मतलब कि ये सबका भी वैल्यू है 1 एसडीआर 1 एसडीआर 1 एसडीआर, करेक्ट। तो यानी अब एसडीआर हो गया यूनिवर्सल ब्लड डोनर, जैसे होता है ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला, कि जिसको भी अगर मान लीजिए इसका लॉस चला या इसका ब्लड रह गया या इसको अभी खून की जरूरत है, तो वो एसडीआर लोन ले लेके अपने सब प्रॉब्लम निपटा देगा। सो एसडीआर कैन बी यूज्ड फॉर फायर फाइटिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस या एक्सचेंज रेट प्रॉब्लम्स, जब भी उनको जरूरत पड़ेगी। वैसी बात है, इंडिया ने रुपया डिपॉजिट किया और आईएमएफ ने उस रुपये के सामने उसको नया ब्लड ग्रुप बना के दिया 13 बिलियन यूनिट्स ऑफ एसडीआर, जो इंडिया के पास आ गया। फिर इंडिया का जब भी ब्लड लॉस हो जाए या बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो जाए, तो ये ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप से वो उसको सेटल करेगा। फॉर एग्जांपल, ओके, इंडिया ने रुपया डिपॉजिट किया, आईएमएफ ने हमें 13 बिलियन डॉलर्स नहीं दिए, एसडीआर दिया, एसडीआर यूनिट्स। तब सपोज कतर के साथ, वैसे तो अपने रिश्ते अच्छे नहीं, अभी वो नेवी ऑफिसर को फांसी देने की बात करते हैं, कुछ चलता है, बट सपोज वहां से हम कतर मांग रहा हो कि तुम मतलब इंडिया वालों हमें $10 मिलियन पे करो। अब इंडिया के पास मान लीजिए $10 मिलियन ना हो बैलेंस ऑफ पेमेंट या फॉरेक्स रिजर्व के अंदर, तो हम क्या कर सकते हैं कि देखो भाई कतर डॉलर तो है नहीं, और ये जो एसडीआर है तो ये एसडीआर मतलब $1.40 के हिसाब से तुम एसडीआर में पेमेंट एक्सेप्ट कर लो, और वो एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है मुझे मंजूर है। उसके बाद फ्यूचर में ये भी हो सकता है कि इसी कतर को चाइना ने अपना गुलाम बना के रखा अंडर डेट ट्रैप डिप्लोमेसी।
वो क्या है हम लोग आगे समझेंगे मेंस में। चाइना सब देशों को लोन दे के अपना गुलाम बनाता है। हो सकता है कतर पे भी ऐसा कुछ चला हो, तो कतर ने उसको लोन रीपे करना है। अब चाइना कहेगा कि मुझे युआन में लोन दो, रीपे करो या डॉलर में, कतर कहे नहीं है मेरे पास, एसडीआर ले लो, हाँ तो वो एसडीआर ले ले। फिर यही चाइना वापस जाके आईएमएफ में एसडीआर डिपॉजिट कर देगा। क्यों? क्योंकि उसपे कुछ मिलता है ना, 0.05% डिपॉजिट आप करते हो तो आपको ब्याज मिलता है। तो इस तरह से आप समझो एक नई करेंसी शुरू हो गई पैरेलल टू डॉलर। नॉर्मली तो ये सब काम डॉलर में ही कर लेते हैं, पर ये उसके अलावा एक नया भी अपने पास ब्लड ग्रुप आ गया या बैकअप प्लान आ गया। अब यहाँ तक पहुंचे तो वो तो ठीक है, पर कुछ लोग ये कहें देखो तुमने जो कैलकुलेशन कराई उसमें 5 करेंसी लिखे थे, जिससे एसडीआर की वैल्यू तय हुई, येन, युआन, पाउंड, यूरो, डॉलर वगैरह। तो जो भारत विश्व गुरु बन गया है, तो फिर उसका नाम इस 5 करेंसी के फॉर्मूला में क्यों नहीं है? उसका कारण ये है कि आईएमएफ की अलग डेफिनेशन है। आईएमएफ ऐसा कहता है कि ये 5 करेंसी भी है, फ्यूचर में 6, 7, 10 भी कर सकते हैं, पर हमारे कुछ क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया कि आपके देश का ग्लोबल ट्रेड में बड़ा हिस्सा होना चाहिए। तो इंडिया अभी उतना अपने एक्सपोर्ट नहीं है जितने ये बाकी देशों के हैं। हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी नहीं बनी है, जब वो बेस्ट हो जाएगी हो सकता है ये कंडीशन टिक मार्क हो जाए। दूसरा, वो लोग देखेंगे आपकी इकोनॉमी एकदम ओपन होनी चाहिए। ओपननेस मतलब कि एफडीआई, एफपीआई सब लिबरल होना चाहिए। ऑफ कोर्स हमने काफी सेक्टर में किया, कुछ जगह अभी भी रिस्ट्रिक्शन है, खासकर इंश्योरेंस वगैरह में। तो जब वो सब 100% अलाउ हो जाएगा एफडीआई, तब आईएमएफ हो सकता है इंडियन रूपी को भी इसमें ऐड कर दे, पर अभी नहीं किया है। और ये जो भी उसके 3-3, 5-5 साल पे रिव्यू करते हैं, तो पुराना साइकिल खत्म, अभी नया जब आएगा तब रिव्यू में देखेंगे। नेक्स्ट, ये जो आईएमएफ है, इसको आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि ये एक जात की कंपनी है, और कंपनी के अंदर आप जानते हैं उसका कुछ शेयर कैपिटल होता है, तो उसमें सबने पैसा डिपॉजिट करना होगा उस प्रपोर्शन में। तो आईएमएफ का टोटल कैपिटल है करीब $700 बिलियन, जिसको अगर हम एसडीआर में कन्वर्ट करें कि 1 एसडीआर इक्वल $1.40, तो 477 बिलियन डॉलर्स का इनका, बिलियन एसडीआर का इनका टोटल कैपिटल है या शेयर होल्डिंग है। अब इन्होंने कहा कि तुम जितने मेंबर देश हो, तुम इतना इतना पैसा हमें दे दो, मतलब एवरी मेंबर इज रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट सम कैपिटल। अब इसमें आप देखो कि यूएसए ने सबसे ज्यादा किया, 17.6%। ऑफ दिस 700 बिलियंस आर कंट्रीब्यूटेड बाय अमेरिका। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो कोटा डिसाइड होते हैं उसके दो फैक्टर है। पहला, आपके देश का जीडीपी कितना बड़ा है, तो यूएसए शायद नंबर बना जाए। दूसरा, आपके देश की ओपननेस कितनी है, मतलब वहाँ एफडीआई वगैरह के रूल्स कितने लिबरल है, तो उस हिसाब से भी वो नंबर पे आ जाए। तो देयरफॉर यूएसए का सबसे ज्यादा कोटा, फिर जापान, चाइना वगैरह। इंडिया का कोटा तो अराउंड 2.76% के आसपास। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 100% है, यानी कि 477 बिलियन एसडीआर, तो इंडिया ने इसमें 2.76% कंट्रीब्यूट करना है। तो वो कैसे कंट्रीब्यूट करना है? जो भी रुपया और ऐसी कोई फिएट करेंसी आप लिखाओ, और प्रोपोर्शन में कि 1 एसडीआर का इतना, डॉलर का इतना रुपया बोल के आप डिपॉजिट करो आईएमएफ में। और आईएमएफ उसके सामने इंडिया को कितने एसडीआर देगा, तो 13 बिलियन एसडीआर वो इंडिया को देगा। सो लाइक दैट वी डिपॉजिट मनी एंड दे गिव अस एसडीआर। ये सिस्टम है। अब कोई भी कंपनी में आप शेयर होल्डिंग खरीदते हैं तो आप जानते हैं आपको वोटिंग पावर मिलता है, लेकिन यहाँ भी थोड़ी अलग चीज़ है कि हमने कंट्रीब्यूट किया करीब 2.76, लेकिन वोटिंग पावर हमारा 2.63। अब वो क्यों और कैसे, वो सब इतनी पीएचडी अपने लिए काम की। पर ये सब करके क्या फायदा? तो हमने पैसा डिपॉजिट किया, उन्होंने हमें 30 बिलियन एसडीआर दिए हैं, और हमें जब भी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होगी, वैसे तो अपने पास कितना 500-600 बिलियन डॉलर पड़े हैं, लेकिन मान लीजिए क्राइसिस 700 बिलियन का सब तकलीफ हो जाए, तो ये 13 बिलियन को भी एडजस्ट करके कुछ देख लेंगे, क्योंकि ये ऐसी करेंसी है जो बाकी आईएमएफ मेंबर देश हैं वो इसको भी एक्सेप्ट करते हैं। मान लीजिए इंडिया को और ज्यादा एसडीआर चाहिए, 13 तो मिल गए हमें और चाहिए, तो फिर हमने लोन के रूप में लेने पड़ेंगे, जिसपे वो 1.05% इंटरेस्ट चार्ज करेगा, और फिर हम ये सब पूरे खेल कर सकते हैं। मित्रों, हमने आईएमएफ में फिएट मनी डिपॉजिट किया, मान लो रुपया, और सामने आईएमएफ वालों ने हमें एसडीआर नाम की नई करेंसी या अकाउंटिंग इंस्ट्रूमेंट्स दिए हैं। अब ये जो एसडीआर है उसका कुछ हिस्सा, पार्ट ऑफ दिस एसडीआर, वो एक अलग यूनिट में रखना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं रिजर्व ट्रांसपोजिशन, आरटीपी। एसडीआर का कुछ हिस्सा खास यूनिट में रखना पड़ता है, जिसका नाम है आरटीपी। अब वो क्या है, कैसे काम करता है, अपने लिए काम का नहीं, आपके पास फ्री टाइम हो तो 1.5-2 घंटे की वीडियो यूट्यूब पे पढ़े, वो देखते रहो और टाइम वेस्ट करते रहो, नॉट इंपॉर्टेंट। सफिशिएंट टू नो कि जो आईएमएफ का एसडीआर है उसका भी एक सब कोटा या सब इंस्ट्रूमेंट या कोई छोटी सी चीज है जिसको कहते हैं आरटीपी, और वो भी हमें मिलता है। कुल मिला के फिएट मनी डिपॉजिट करो, सामने तुमको एसडीआर मिलता है, उससे आप अपना सब काम चलाते रहो। अब ये जो भी थे करीब 477 बिलियन एसडीआर यूनिट टोटल थे। फिर आया कोरोना, कोरोना के बाद आईएमएफ को लगा कि नहीं, हमें और पैसा इसमें सब डालना चाहिए, तो एक्स्ट्रा $650 बिलियन हमें हमारे एसडीआर वाली सिस्टम में और ऐड करने की जरूरत है। मतलब उसके सामने जो भी $1.40 के हिसाब से एसडीआर करते हैं, तो समझो अभी एसडीआर कितने हैं, उसकी वैल्यू करीब $700 बिलियन। फिर उन्होंने कहा कोरोना के बाद देशों को और लोन चाहिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस बहुत सारे देशों को है, तो हमें और $650 बिलियन हमारे इस कैपिटल में या फंड में या रिजर्व में या जिसमें रखने। तो इसका मतलब क्या है कि बाकी जितने मेंबर कंट्री हैं उन्होंने और इतने सारे पैसे डिपॉजिट करने होंगे आईएमएफ के अंदर। इंडिया ने कितना डिपॉजिट करना है, तो ये जितने $650 बिलियन है उसका, क्योंकि हमारा कोटा है 2.76%, तो उतने हमने करने। तो 650 मल्टीप्लाई विद 2.76%, तो करीब 17-18 बिलियन डॉलर्स हमने आईएमएफ में डिपॉजिट करने, और सामने आईएमएफ हमें उसके एवज में जो भी एक्स्ट्रा एसडीआर यूनिट्स दे देगा एंड वी यूज इट। तब समझ लीजिए, यू कैन थिंक ऑफ इट सिमिलर टू लाइक एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। ये शुरुआत में इशू किया वाईपीओ था, अब उसको और एक्स्ट्रा शेयर या और एक्स्ट्रा कैपिटल चाहिए, तो उसने एफपीओ इशू किया, जिसमें हमें इतना हिस्सा उसको और एक्स्ट्रा दिया है। कोई भी कंपनी होती है उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, उसके अंदर वो वोटिंग से डिसीजन लेते हैं। तो आईएमएफ का भी ऐसा एक बोर्ड ऑफ गवर्नर होता है, जिसके अंदर इंडिया की तरफ से कौन रिप्रेजेंट करेगा, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, जिसको हम कहते हैं फाइनेंस मिनिस्टर इज एक्स ऑफिशियो गवर्नर ऑफ आईएमएफ। मान लीजिए किसी कारण से फाइनेंस मिनिस्टर बीमार हो जाए, स्टेट इलेक्शन की चुनावी इलेक्शन प्रचार के लिए, कैंपेन के लिए जाना हो, देन आरबीआई गवर्नर अल्टरनेटिवली जा सकता है। सो आरबीआई गवर्नर विल एक्ट एज अल्टरनेट गवर्नर इफ फाइनेंस मिनिस्टर कैन नॉट अटेंड द आईएमएफ मीटिंग्स। तो यहां तक हमने आईएमएफ का एसडीआर कोटा समझा। इसके बाद के टॉपिक कल मंडे की क्लास में समझेंगे, करेंसी कन्वर्टेबिलिटी, फैट टैपिंग नीड वगैरह। तो जस्ट टू रिकैप द थिंग्स, देखिए आज भी क्लास था और कल हम वापस मिले। कल हालांकि रात को 10:30 बजे क्लास है, क्योंकि 9 बजे समझो दूसरे प्लस क्लासेस दूसरी टीचर्स की कुछ, रात को 10:30 बजे। इसके बाद हम लोग 1 घंटा 1.5 घंटा 1.5 घंटा कुछ पढ़ना पड़ेगा। करने को उसको थर्सडे भी कर सकते हैं, बट द प्रॉब्लम इज अभी आप फ्लो में है, फिर बीच में 3-4 दिन खाली जाएंगे, तो आपको भी वो सब चीजें लिंक करने में, मुझे भी आपको लिंक करवाने में और ज्यादा टाइम जाएगा, मुझे रिकैप की ज्यादा स्लाइड ऐड करनी पड़ेगी, और फिर भी आपको उतना मजा नहीं है जो अभी आप जोन में है। कोई भी वेब सीरीज देखना चालू करो, फिर कुछ एपिसोड नहीं देख पाओ, फिर वापस देखो तो मूड नहीं बनता है। तो टुमारो नाइट मीटिंग आपका होमवर्क क्या है, ये सब जितना पढ़ाओ खत्म करो, और कल रात वापस मिलते हैं। आई एंड द क्लास हियर, सी यू टुमारो नाइट 10:30 बजे रात।